डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए काफी रिक्वेस्ट आते हैं। अभी बीएचयू रेट की एग्जाम है। मैंने कोशिश की है ये जीएनयू की 2021 की जो पीएचडी पॉलिटिकल साइंस की या पॉलिटिकल स्टडीज की पेपर है, ये बहुत रिप्रेजेंटेटिव पेपर मुझे लगी, तो मैं इसको इस तरह से अ, इसको मैं एनालाइज कर रहा हूं कि ये केवल पीएचडी इंट्रेंस टेस्ट ही नहीं, लेकिन जो मेरे स्टूडेंट पीजी इंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या सेट या यूजीसी नेट, उनको भी इससे काफी फायदा होगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का मिक्स है। So let us begin JNU PhD Political Studies 2021 paper analysis with lots of additional information as usual. इससे पहले कि हम क्वेश्चन आंसर का दौर देखें, ये सिलेबस जो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट की है, इसको एक नजर आप देख लीजिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये पार्ट है कि जो broadly include philosophy and methods of social sciences, traditions of political inquiry, key concepts in political science, contemporary debate in political philosophy, Indian politics, institution, process, policy, and blah blah. ये इसको पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा ये कहते हैं कि जो अभी करंट रिसेंट पॉलिटिकल डिबेट हो रही है, उस पे भी हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको अवेयर रहना है कि अभी पॉलिटिकल थॉट में, पॉलिटिकल फिलॉसफी में कोई ऐसी क्या इंटरनेशनल रिलेशन में या अदर कोई डिबेट चल रही है क्या, रैशनलिज्म वर्सेज इंपेरिसिज्म सॉर्ट ऑफ, या स्ट्रक्चरलिज्म वर्सेज इंस्ट्रूमेंटलिज्म, ये सब क्या कुछ चल रही है, उस पे भी हो सकता है। एंड देन ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो यूजीसी नेट के पेपर 1 में आती है, जो रिसर्च मेथड है या रिसर्च मेथोडोलॉजी इसको कहते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें करीब 10-12 हैं, और वो क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे, जैसा मैंने बोला, कई एग्जाम में, पर्टिकुलरली यूजीसी नेट के पेपर 1 में। वैसे ये कहते हैं कि 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी और 50% सब्जेक्ट, लेकिन मैंने जो देखा है करीब 10 से 12 क्वेश्चन ही केवल रिसर्च मेथोडोलॉजी पे हैं, बाकी एक जनरल पॉलिटिकल साइंस पे हैं, इसलिए ये पेपर सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन, इससे पहले कि हम क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करना शुरू करें, जो जो क्वेश्चन का जो असेंबलेज है, ये बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा काफी समय बाद इसको एनालाइज करने में, क्योंकि इससे आपको नॉलेज मिलता है। ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी पे भी क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं, वो भी आपको काफी नॉलेज देता है, पर्टिकुलरली यूजीसी नेट के पेपर 1 के लिए। और जो पॉलिटिकल साइंस में ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो इजी टू मीडियम है। कई क्वेश्चन बहुत आसान आपको लगेंगे, और आपको लगेगा इवन पीजी इंट्रेंस टेस्ट के लिए वो इजी हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, सीयू सेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल जो एग्जाम होते हैं, जिसमें बहुत हाई लेवल के नहीं पूछते हैं, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आप देखेंगे आगे आपको मिलते हैं। सो वेरी इंटेलिजेंट मिक्स ऑफ क्वेश्चन, टफ, मीडियम एंड इजी, एंड गुड क्वेश्चन। सो लेट अस बिगिन। फर्स्ट है, who wrote the following words? A rough rule of thumb for rectifying injustice might seem to be the following: organize society so as to maximize the position of whatsoever group ends up लीस्ट वेल ऑफ इन सोसाइटी। ये घुमा फिरा के ये लिखा गया, ये बहुत फेमस रॉल का डिफरेंस प्रिंसिपल है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट एडवांटेज टू द लीस्ट, ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू द लीस्ट एडवांटेज। ये सिंपल प्रिंसिपल है, मतलब उनका ये डिफरेंस प्रिंसिपल है। जो थर्ड प्रिंसिपल उन्होंने 3 प्रिंसिपल दिया था। जो फर्स्ट प्रिंसिपल था लिबर्टी प्रिंसिपल, जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है। सेकंड प्रिंसिपल था फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल, जिसका सेकंड प्रायोरिटी है लेक्सिकल प्रायोरिटी। और थर्ड प्रायोरिटी डिफरेंस प्रिंसिपल था, विच रिक्वायर्ड दैट द इकोनॉमिक सिस्टम बी ऑर्गेनाइज सो दैट the least advantaged member, जो गरीब गुरुआ marginalized हैं, of society are better off than they would be in any alternative economic arrangement। वो economic arrangement सबसे just है, fair है, जो least advantage, गरीब गुरुआ दबे कुचले, उन लोगों को सबसे अधिक फायदा पहुंचाता है। ये उनका डिफरेंस प्रिंसिपल है रॉल का, जस्टिस एज फेयरनेस। सो आसान क्वेश्चन, जॉन रॉल। हु इज द, इसको आप इजी कह लीजिए, हु इज द ऑथर ऑफ सब्जेक्शन ऑफ वुमेन? सुपर इजी, इसको मैं इससे दिखाता हूं, लड्डू क्वेश्चन। सो आप जानते हैं कि ये जॉन स्टुअर्ट मिल अपने वाइफ हैरी टेलर, हैरियट टेलर नाम देख लीजिएगा, उनके साथ लिखा है। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि हमेशा कहा था कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने लिखा है, उनकी वाइफ भी उनकी को ऑथर है, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। इसीलिए मिल जो है वो एक लिबरल फेमिनिस्ट थिंकर माने जाते हैं। Which thinker has warned us against committing the methodological fallacies of the methodologies of coherence and parochialism? अब ये आपको सुनने में बड़ा अजीब लगता होगा, लेकिन ये बहुत ही फेमस है। यदि आप क्विंटन स्किनर को थोड़ा भी पढ़ेंगे तो आपको पता होगा। क्विंटन स्किनर कौन थे? अभी हमारे बीच में हैं। ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट, मतलब जिसको हार्मेनेटिक्स बोलते हैं, मतलब कैसे आप क्लासिकल टेक्स्ट को इंटरप्रेट करते हैं, उसका मीनिंग निकालते हैं। उसके बहुत सारे स्कूल्स हैं, उसमें जो कैम्ब्रिज स्कूल है, जो ये कहता है कि आपको यदि प्लेटो का थॉट
पढ़ना है, समझना है, तो उसको उस समय के कॉन्टेक्स्ट में आप उसको समझिए, आप उसको डीकॉन्टेक्चुअलाइज नहीं कर सकते हैं। वही बात यहाँ पे जो है पैरोकियलिज्म और कोहेरेंस की जो थ्योरी है वो से मिलता जुलता है। ऑफ कोर्स आपको लग रहा होगा कि टफ है, इसको डिफिकल्ट रख सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है क्विंटन स्किनर। पेटिट, तो पेटिट का नाम आते ही, यदि आपने एमए की ठीक से पढ़ी है लिबर्टी की, तो आपको पता है कि पेटिट का नाम आते ही आपको रिपब्लिकन कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम का आता है जिक्र। और रिपब्लिकन कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम क्या है? फ्रीडम और इज एब्सेंस ऑफ डोमिनेशन। यदि आप पर किसी का डोमिनेंस नहीं है, आप किसी से शासित नहीं है, तो आप फ्री हैं। तो वो जो कॉन्सेप्ट है जिसको कि क्विंटन स्किनर भी उठाते हैं, वो उन्होंने इस बुक में लिखा था, फिलिप पेटिट ने, रिपब्लिकनिज्म ए थ्योरी ऑफ फ्रीडम एंड गवर्नमेंट। तो ये एब्सेंस ऑफ डोमिनेशन, ये बहुत ही ऑफ्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो पीजी इंट्रेंस टेस्ट में भी पूछा गया है, जेएनयू में भी। तो इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको पीजी इंट्रेंस टेस्ट में भी डीयू और जेएनयू और बीएचयू में पूछे जाएंगे, इसलिए आप गौर से देखिए सभी मेरे स्टूडेंट। द कोरिलेटिव ऑफ ए हॉफेल्डियन क्लेम राइट इज, आपको इस सुन के लगेगा क्या हॉफेल्डियन क्लेम है। जब थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। हॉफेल्डियम जो सॉरी हॉफेल्डियम जो है, इसका आगे मैं आपको बताता हूं, इस स्लाइड में मैं दे नहीं पाया हूं, चलिए इसको देख लीजिए। अभी केवल आप समझ लीजिए कि इसकी आंसर है ड्यूटी, और आगे मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा कि हॉफन कौन थे और उनकी जो हॉफेल्डियन टर्म क्या है, और ये क्वेश्चन को आगे हम लोग देखेंगे। इंटरेस्टिंग, वो हार्वर्ड स्कूल के लीगल लॉ के प्रोफेसर थे, उन्होंने कुछ राइट्स के बारे में कुछ टर्म दिए हैं, वो आपको हम दिखाएंगे। An understanding of scientific method in terms of conjectures and refutation is associated with work of which thinker? तो आप यहाँ पे कार्ल पॉपर को याद कीजिए। इनफैक्ट उन्होंने एक बुक ही लिखा है, कंजेक्चर्स एंड रिफ्यूटेशन। सीधा क्वेश्चन उस बुक से के बारे में है। कार्ल पॉपर जो हैं, ये ऑस्ट्रियन ब्रिटिश फिलोसफर थे और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिफिक फिलोसफर ऑफ हिज टाइम, मतलब 20th सेंचुरी के। और उन्होंने जो एक थ्योरी दिया उसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन। बेसिकली उनका कहना था कि साइंटिफिक थ्योरी, उन्होंने ना थ्योरी को दो पार्ट में बांटा, साइंटिफिक थ्योरी एंड नॉन साइंटिफिक थ्योरी। उनका कहना था केवल वो थ्योरी साइंटिफिक है जिसको आप फॉल्सिफाई कर सकते हैं। मतलब समझिए, आपको यदि आपको यह है कि थ्योरी है कि सूरज पूरब में उगता है, यदि कोई एक थ्योरी है, यदि आप इसको टेस्ट से, इंपेरिकल टेस्ट से किसी तरह से यदि इसको प्रूव कर सकते हैं फॉल्स, तब तो ये थ्योरी साइंटिफिक है। यदि कोई मेथड ही नहीं है उसको प्रूव करने का, तो वो प्रोवर्ब है, सेइंग है, वो नॉन साइंटिफिक है। ये उनका बेसिकली कहना था। सो ही रिजेक्टेड द क्लासिकल इंडक्टिविस्ट व्यू ऑन साइंटिफिक मेथड इन फेवर ऑफ इंपेरिकल फॉल्सिफिकेशन। बेसिकली वो जो है, एक तरह से आप रैशनलिस्ट कह सकते हैं, क्योंकि इंडक्टिव मेथड ऑफ रिसर्च क्या होता है, जो मेरे रिसर्च के स्टूडेंट हैं, इंडक्टिव मतलब बॉटम अप होता है। मतलब पहले आप फैक्ट्स एंड ऑब्जर्वेशन गैदर करते हैं, फिर उसमें उसको कैटेगराइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, फिर पैटर्न ढूंढते हैं, फिर कॉजल रिलेशन देखते हैं, समझते हैं, और फिर एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, और फिर उसको इंपेरिकली टेस्ट करते हैं। इस अप्रोच को इंडक्टिव अप्रोच बोलते हैं। इसका उल्टा डिडक्टिव अप्रोच है, जिसमें कि आप एब्स्ट्रैक्ट थॉट, ग्रैंड रिफ्लेक्शन, जैसे प्लेटो का, आप कुछ थॉट ले आते हैं अपने नॉलेज से, ज्ञान से। जैसे ऋषि मुनि हजारों साल की तपस्या मान लीजिए कर रहे हैं, सैकड़ों साल, हजारों साल क्या, और उससे जो है उनको ज्ञान मिलता है, चमत्कार मिलता है। जैसे बुद्धा जो है उनको ज्ञान मिला, वो सब रैशनलिज्म है, वो डिडक्टिव है। आप जस्ट, आपको ज्ञान होता है और आप कुछ जो है एक हाइपोथेसिस देते हैं, और फिर उसको ऑब्जर्वेशन से टेस्ट करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग से टेस्ट करते हैं कोई सही कि ये डिडक्टिव रीजनिंग है। तो ये इंडक्टिव व्यूज को ये जो है काटते हैं, ये कहते हैं कि इस तरह से जो आप थ्योरी बना देते हैं ना, उससे नहीं होगा, आपको इंपेरिकल जो है उसको फॉल्सिफिकेशन करना पड़ेगा, टेस्ट से तब होगा। कार्ल पॉपर के बारे में बहुत चीजें आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने एक बुक लिखा था, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनमीज। ये इतना इंपॉर्टेंट बुक है कि आपको हर एग्जाम में टकराएगा। इसमें उन्होंने प्लेटो, मार्क्स और हेगल, इन सब की जो है बुराई की है। उसको वो दुश्मन कहते हैं ओपन सोसाइटी के, क्योंकि वो ग्रैंड हिस्टोरिसिज्म या ग्रैंड नैरेटिव से समाज को गढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं ना टेलियोलॉजिकल हिस्टोरिसिज्म, कि समाज ऐसा होगा, हम देख पा रहे हैं कि आगे सोशलिज्म होगा, प्रोलेटेरिएट रिवॉल्यूशन
रिवॉल्यूशन होगा, कम्युनिज्म होगा, मार्क्स का याद कीजिए, या हेगल का कि हम देख पा रहे हैं कि हिस्ट्री कैसे इवॉल्व करी, उनका कहना ये सब बकवास है। और ये सब आप जो है समाज को बंद घेरे में रखते हो, उसको ओपन अप नहीं होने देते हो। ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है कि इन्होंने किसके किसकी बुराई की है, तो प्लेटो, मार्क्स एंड हेगल की, उसको वो दुश्मन मानते हैं ओपन सोसाइटी का। और लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी जो है उसमें इन्होंने ये सब बातें फॉल्सिफिकेशन की कही है, और यहाँ पे कंजेक्चर्स एंड रेफ्यूटेशंस के बारे में ये क्वेश्चन है। तो कार्ल पॉपर वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने कई चीजें इसलिए आपको बताई कि ये कार्ल पॉपर को आपको याद रखना है। आपके जैसा मैंने आपको बताया था कि हॉफेल्डियन जो टर्म है वो आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, इंटरेस्टिंग है, और हो सकता है मेरे पीजीईटी के स्टूडेंट के लिए नहीं, लेकिन जो रिसर्च के एग्जाम देंगे पीएचडी उनके लिए इंपॉर्टेंट है। जो वेस्ले हॉफेल्ड जो है हार्वर्ड लॉ प्रोफेसर थे, और उन्होंने एनालिटिकल फ्रेमवर्क डेवलप किया था अंडरस्टैंडिंग इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी, चूंकि लॉ एंड इकोनॉमी उससे डील करते थे। तो हॉफेल्ड ने 8 टर्म दिया था, जिसको 2 पार्ट में आप अरेंज कर सकते हैं 2 टेबल में। एक को उन्होंने कोरिलेटिव बोला, एक को अपोजिट बोला। तो अपोजिट तो ये है कि जैसे राइट का अपोजिट नॉन राइट है, प्रिविलेज का ड्यूटी, पावर डिसेबिलिटी, इम्यूनिटी लायबिलिटी, ये तो सिंपल है, अपोजिट है। लेकिन ये कोरिलेटिव इंटरेस्टिंग है जो आपको उस क्वेश्चन में पूछा था। इनका कहना है कि 2 पार्टी यदि अपोजिट है, मान लीजिए कि लॉ में लड़ रही है पार्टी ए पार्टी बी, तो यदि पार्टी ए को राइट है तो इसका मतलब पार्टी बी जो है वो ड्यूटी बाउंड है। ये 2 अपोजिट मतलब कि कोरिलेशन है, उसका उसके राइट का कोई मीनिंग नहीं जब तक कि बी का कोई ड्यूटी ना हो। प्रिविलेज ए के पास है, इसका मतलब है कि बी को कोई राइट नहीं है, विसे विस ए। पावर यदि ए के पास में है तो बी की लाइबिलिटी है वो। यदि ए के पास इम्यूनिटी है तो इसके पास डिसेबिलिटी है। तो ये कोरिलेटिव है। अब इस पे बहुत ज्यादा और आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो वहां आपको ये पूछा गया था कि राइट का जो है वो कोरिलेटिव क्या है, तो राइट का ड्यूटी है। आगे क्वेश्चन पूछा सकता है प्रिविलेज का क्या है, तो नो राइट। पावर का क्या है, लाइबिलिटी। इम्यूनिटी का क्या है, डिसेबिलिटी। इसको हॉफेल्डियन टर्म्स कहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, द डिडक्टिव, नोमोलॉजिकल एंड प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स ऑफ एक्सप्लेनेशन। ये सब रिसर्च के क्वेश्चन हैं। इसको डीएन मॉडल कहते हैं, डिडक्टिव नोमोलॉजिकल। डिडक्टिव अभी आपने देखा टॉप डाउन अप्रोच, इंडक्टिव के अलावा। तो मॉडल जो है वो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर कंस्ट्रेंट। इसमें 2 पार्ट होता है। एक है एक्सप्लेनेंडम। एक्सप्लेनेंडम क्या है कि एक सेंटेंस जो कि जिस फिनोमेना को हम एक्सप्लेन करते हैं उसको डिस्क्राइब करता है। मान लीजिए जस्टिस, तो जस्टिस को डिस्क्राइब करने के लिए एक लाइन होगा, वो एक्सप्लेंडम होगा। और फिर एक्सप्लेनेंस होगा, जो कि क्लास ऑफ दो सेंटेंस विच आर एड्यूस्ड टू अकाउंट फॉर द फिनोमेना। अब जो एक सेंटेंस, 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस, जैसे कि रॉल का ले लीजिए, जो 3 थ्योरी है, वो उसका एक्सप्लेनेंस हो गया। तो ये दोनों मिलकर के डिडक्टिव नोमोलॉजिकल मॉडल बनाते हैं। ऑफ कोर्स ये बहुत ही सिंपलिस्टिक बात है, इस पे तो आप बहुत सारा पढ़ सकते हैं। और इसको देने वाले जो थे वो हेम्पेल थे। हेम्पेल ने ओपेनहियम के साथ दिया था। तो ये इतना फेमस है हेम्पेल के साथ में कि यदि आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आप कार्ल हेम्पेल इसमें मारेंगे। ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन सब डिफिकल्ट है और केवल रिसर्च के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। The indirect, again research का question है, the indirect method of difference which has been advocated for the study of causation was proposed by which thinker? Again आपको लगेगा तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन मिल के यदि आपने थोड़ी रिसर्च मेथोडोलॉजी को पढ़ा है तो उन्होंने अपना एक बुक लिखा था द सिस्टम ऑफ लॉजिक 1843 में। उसमें उन्होंने 5 मेथड दिया था इंडक्शन का। अब यहाँ देखिए कि अभी आपने देखा कि कार्ल पॉपर ने इंडक्टिव मेथड को रिजेक्ट किया, इबर हेम्पल भी डिडक्टिव मेथड को ले रहे हैं। अब मिल जो है वो इंडक्टिव मेथड के समर्थक हैं सिस्टम लॉजिक में, मतलब बॉटम अप अप्रोच। तो उसमें उन्होंने 5 मेथड दिया था इंडक्टिव रिसर्च का। उसमें है डायरेक्ट मेथड ऑफ एग्रीमेंट, मेथड ऑफ डिफरेंस, जॉइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड डिफरेंस, एंड मेथड ऑफ रेसिड्यू। ये सब पूछा भी जाता है। मेथड ऑफ कंकमिटेंट वेरिएशन, मतलब जब आप एक बार अपने डेटा ऑब्जर्वेशन को अरेंज कर लिया तो इन मेथड से आप जो है कॉजल रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं और हाइपोथेसिस जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इन 5 में से कौन सा पूछा है, आप देखिए इनडायरेक्ट मेथड ऑफ डिफरेंस पूछा है, एक है डायरेक्ट मेथड ऑफ एग्रीमेंट, और यहाँ पे ज्वाइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट एंड डिफरेंस। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड सीधा नहीं है, अब इन्होंने कहीं से और लिया होगा, लेकिन है इसी 5 में से का ये पार्ट। तो जेएस मिल आप मार सकते हैं। ऑफ कोर्स डिफिकल्ट में आप कैटेगरी में रख लीजिए इसको। ओनली वन ऑफ द 11 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लड्डू क्वेश्चन। गांधी जी कभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, आप सबको पता होगा। और गांधी जी इतने बड़े थे अपने व्यक्तित्व में कि वो मेयर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर होना संभव ही नहीं था उनके लिए। तो आप ये इजी गेस है, आप नहीं भी जानते तो आप गेस कर सकते हैं। तो इसीलिए ये वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा सीधा पावर पॉइंट में एडजस्ट करने के लिए मैंने कहीं कहीं कॉपी पेस्ट किया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, इन दिस स्टेटमेंट
ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आप अभी देख रहे हैं। जार्वी हैज इवन कमिटेड हिमसेल्फ टू द लिंग्विस्टिक थेसिस दैट आर्मी इज जस्ट द प्लूरल ऑफ सोल्जर। मतलब ये क्वेश्चन देखिए हिंदी में क्या कहता है। ये कहता है कि एक जर्वी नाम का आदमी है, उसने सोल्जर का प्लूरल आर्मी है, इसीलिए आर्मी के बारे में कोई भी यदि हमको जानना है गुण, उसका प्रॉपर्टी, उसके फीचर्स, तो बस एक सोल्जर के बारे में जान लो तो हम आर्मी के बारे में जान लेंगे। इसको कौन सा जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी का प्रिंसिपल बोलते हैं। तो ये मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म है। मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म क्या, इंडिविजुअलिज्म वही है कि मतलब आपको चावल का मतलब कि जानना है कि चावल कैसा है, तो आपने एक चावल का दाना लिया और देख लिया और सारे चावल के बारे में जान लिया। मतलब ये कहता है कि इट क्लेम्स, मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म क्लेम दैट सोशल फिनोमेना मस्ट बी एक्सप्लेन्ड बाय शोइंग हाउ दे रिजल्ट फ्रॉम इंडिविजुअल एक्शंस व्हिच इन टर्न बी एक्सप्लेन्ड थ्रू द रेफरेंस टू द इंटेंशनल स्टेट और मोटिव द इंडिविजुअल एक्टर्स। मतलब इंडिविजुअल एक्टर के मोटिव, इंटेंशंस, उसके एक्शंस, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जब हम सोशल फिनोमेना को समझने की कोशिश करते हैं तो मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म है। इसका उल्टा है मेथोडोलॉजिकल होलिज्म। तो ये यहाँ पे उल्टा भी दिया हुआ है। वो ऑफ कोर्स मतलब उसका जस्ट उल्टा नहीं है, लेकिन वहां पे हम इंडिविजुअल को नहीं, एक होल सोशल कॉन्सेप्ट या सोशल फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने की जरूरत समझते हैं। तो ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जा सकता है, लेकिन इंटरेस्टिंग। आगे आपको मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म बहुत जगह मिलेगा। इसकी बहुत बुराई भी की जाती है। व्यक्तिवादी समाज की मतलब एक तरह से ये फिलोसफिकल फाउंडेशन ये सब है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑर्डर करेक्टली रिप्रेजेंट द रैंकिंग ऑफ दीज रीजन इन टर्म्स ऑफ हायर और टू लोअर फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट। पहले समझिए फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है। मान लीजिए कि 100 लोग जो हैं लेबर फोर्स में हैं या काम करने को रेडी हैं, भले एम्प्लॉयमेंट मिले, तो उसमें से कितने परसेंट जो है वुमेन है। मान लीजिए 40%, तो लेबर पार्टिसिपेशन रेट फीमेल का 40% होगा। अब ये कह रहे हैं कि सबसे हायर टू लोअर, मतलब सबसे अधिक किस रीजन में है, फिर लोअर। अब ये तो बस मैंने टिक मार दिया, आप देख लीजिए। ये सब क्वेश्चन आप मतलब इसको आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, अंदाज लगा सकते हैं। मेरे अनुसार से तो मुझे लगा कि ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक में सबसे अधिक होगा, लेकिन इसका ऑफिशियल आंसर सब सहारा अफ्रीका में बोल रहा है। ऑफ कोर्स यूरोपियन यूनियन सबसे ज्यादा एशिया में है और साउथ एशिया से ज्यादा यहाँ है, लेकिन सब सहारन अफ्रीका मतलब जो सहारा डिजर्ट है उसके ऊपर नीचे जिसको सब सहारन बोलते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा औरतें काम करती हैं। ठीक है, आप बस इसको और रिसर्च कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ। क्वेश्चन मार्क का मतलब यह है कि उस क्वेश्चन को और रिसर्च कर लीजिए। अब ये जो है ये बहुत मुश्किल नहीं है वो, क्योंकि यहाँ पे जब आप देखेंगे मैचिंग गेम ऑलवेज हम खेलते हैं। थॉमस कुन जो है, ये मैंने कई जगह पढ़ा है, ये पैराडाइम शिफ्ट ये कहते हैं। जैसे कार्ल पॉपर फॉल्सिफिकेशन के लिए जाने जाते हैं, ये पैराडाइम शिफ्ट के लिए जाने जाते हैं। थॉमस कुन ने एक बुक लिखा था द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। उसमें उन्होंने ये कहा था कि जब साइंटिफिक रिवॉल्यूशन तब होता है, मतलब सब कुछ बदल जाता है, जबकि वो पैराडाइम शिफ्ट होता है। जैसे कि न्यूटोनियन क्लासिकल मैकेनिक्स एक पैराडाइम है, उसके अंदर में जो है हजारों थ्योरी डेवलप हुई, लेकिन जब एक बार थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई तो पैराडाइम या क्वांटम मैकेनिक्स जो है पैराडाइम शिफ्ट होता है। मतलब पैराडाइम क्या है, वो ग्रैंड रूल ऑफ गेम है, एक ब्रॉड कंसेंसस है एक रिसर्च कम्युनिटी के बीच में, जिसके ही तहत रिसर्च की जाती है। मतलब ये पैराडाइम है, इसके ही अंदर रिसर्च किया जाता है। इनफैक्ट जब आप रिसर्च स्कॉलर बनते हैं ना, तो आप पैराडाइम को अपनाते हैं, और कई बार जो है कई दशकों में पैराडाइम शिफ्ट होता है, तब आप रिसर्च अलग तरीके से करते हैं। अभी आप जितनी चीज पढ़ रहे हैं ना, कि ये मेथड है, डिडक्टिव है, इंडक्टिव है, इंडिविजुअल मेथोडोलॉजी में है, लॉजिकल पॉजिटिव, सब एक पैराडाइम का पार्ट है कि रिसर्च इस तरह से की जाती है। तो पैराडाइम शिफ्ट जो है थॉमस कुन, तो आप डी का 2 ले लीजिए, तो डी का 2 और डी का 2 केवल एक में है, तो आपको ये जो है काम बन गया। और इसके बाद आप मैच कर लीजिएगा। तो ये बहुत आसान है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ओके, द ऑथर ऑफ द थीसिस ऑन फरबैक। अब मेरे प्रोनाउंसिएशन में जाइए, फॉरबैक भी कह सकते हैं, फॉरबैक कह सकते हैं, फ्रेंच है ये तो, सॉरी जर्मन है फैबाक। तो हम तो इसको सीधे फियर बैक पढ़ेंगे। तो थेसिस ऑन फियर बैक जो है बहुत आसान क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन है। कार्ल मार्क्स ने लिखा है। कार्ल मार्क्स फेयरबैक से काफी प्रभावित थे। ये एक यंग हेगेलियन थे, और इनका जो मेटेरियलिस्टिक व्यू है वो बहुत इंपैक्ट डालता है कार्ल मार्क्स पे। हेगल तो आपको पता है कि हिस्टोरिकल आइडियलिज्म के प्रोपोनेंट थे ग्रेटेस्ट, लेकिन फेयरबैक जो हैं, यंग हेगेलियन जो हैं, वो हेगल से प्रभावित तो थे, लेकिन उस पर क्रिटिकल थे उनके थिंकिंग के। तो फेयरबैक उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उनका आइडिया काफी मेटेरियलिस्टिक था, मतलब उनका जो थॉट था बहुत मेटेरियलिस्टिक था। उन्होंने एक फेमस वर्ड कहा था जो यूजीसी नेट में भी पूछा जाता है, पीजीईटी में भी, कि मैन इज व्हाट ही ईट्स।
ये लुडविग फेरबाख ने कहा था। इसका मायने क्या है कि अरे आदमी कुछ नहीं है, जो वो खाता है, जो उसका मटेरियल कंडीशन है, वही उसके लाइफ के आइडिया कंसिस्टेंस सबको तय करता है। तो यही थॉट जो है मार्क्स ने लिया। तो मार्क्स ने थीसिस ऑन फेरबाख लिखा था। इसको भी याद कर लीजिए, आपका एक क्वेश्चन कहीं आ जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, इन द फ्रेमवर्क ऑफ कैपिटलिस्ट पैट्रियार्की रिप्रोडक्टिव लेबर एड्स टू द सरप्लस वैल्यू बिकॉज इट इज। इसको आप कॉमन सेंस है, बहुत सारे इसमें कॉमन सेंस क्वेश्चन है, ये पहला है कॉमन सेंस क्वेश्चन। अब देखिए रिप्रोडक्टिव लेबर क्या होता है, आप बच्चे पैदा करते हैं, लेबर पैदा करती हैं। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो जो औरतें होती हैं वो लेबर पैदा करती हैं, उसको पालती हैं, पोसती हैं, खाना खिलाती हैं, न्यूट्रिशन, जिससे कि वो लेबर फोर्स में शामिल हो सके। लेकिन ये जो रिप्रोडक्टिव वर्क है वो तो बिल्कुल फ्री है, वो कुछ तो लेती नहीं कैपिटलिस्ट सोसाइटी से, इसलिए वो सरप्लस वैल्यू को ऐड करता है। तो इसलिए लार्जली अनपेड लेबर है। Fidelity to the universal principle of liberty, equality and fraternity makes the Constitution of India। ये कहता है कि जो हमने फ्रेंच प्रिंसिपल अपनाया लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी को, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कैसा रूप दे देता है। मुझे तो लगा कि ये ट्रांसफॉर्मेटिव रूप देता है, लेकिन ये कहता है कॉस्मोपॉलिटन रूप देता है। इसका जो ऑफिशियल आंसर है, ऑफिशियल आंसर वो ये है। ठीक है, मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं, इस पे आप सोचिएगा। कॉस्मोपॉलिटन मतलब कि ये मतलब अपने नेशन स्टेट के बाउंड्री से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन निकल जाता है, कॉस्मोपॉलिटन हो जाता है, विश्व में फैल जाता है, मतलब विश्व बंधुत्व जिसको कह सकते हैं, पूरी दुनिया के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, इसका ऑफिशियल आंसर ये है। ये जो मैच करना है बहुत आसान है। ये जो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म मैंने आपको पढ़ाया है, 3 न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, चौथा भी इसमें जोड़ सकते हैं, हिस्टोरिकल। तो ये जो इंस्टीट्यूशन एज कोडिफाइड सिस्टम ऑफ आइडियाज एंड प्रैक्टिस, जब भी आप आइडिया इन सब की बात करेंगे, आइडेंटिटी, तो आपको कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल आएगा। कल्चरल कन्वेंशन, नॉर्म, कॉग्निटिव फ्रेम्स, इन सब को लेंगे तो सोशियोलॉजिकल आएगा। जहां पे भी स्ट्रैटेजी, प्रेफरेंस, ये सब की बात आएगी तो रैशनल चॉइस अप्रोच आएगा। और पार्ट डिपेंडेंसी जो है हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म है। पार्ट डिपेंडेंस का मतलब होता है कि एक बार जब कोई डिसीजन ले लिया जाता है इंस्टीट्यूशन में, एक बार एक रास्ता इंस्टीट्यूशन पकड़ लेती है ना, जब यहाँ पे आपके पास दो रास्ते इंस्टीट्यूशन के पास में, मान लो कैपिटल इंडस्ट्री लगाने का या लेबर इंडस्ट्री, आपने यदि इसको चुन लिया तो फिर बाद में आप इस पे आना मुश्किल होता है, पार्ट डिपेंडेंट हो जाता है। एक डिसीजन आपका पिछले हिस्टोरिकल डिसीजन से अफेक्टेड हो जाता है, इसको पार्ट डिपेंडेंसी कहते हैं। अब आप इसे मैच कर लीजिएगा, आसान है। इनफैक्ट आप देखें कि मान लीजिए आपको एक ही पता है सी का 1, तो सी का 1 से आपको जो है ना ये 2 लड़ा और 50-50 गेम खेलिया। इस तरह से आप गेम खेल सकते हैं, 2 से तो आपका पूरा ही हो जाएगा। Which one of the following approaches emphasizes the asymmetries of power associated with the operation and development of institution? अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ। मुझे लगा कि क्यों नहीं रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशन हो जाए, क्योंकि ये पावर और इंटरेस्ट की बात करता है, लेकिन ये कहता है ऑफिशियल आंसर ये है हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशन। आप और रिसर्च कर लीजिए। Which one of the following statement is the correct description of the book The Indian Constitution Cornerstone of a Nation? ये बुक इतना इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा मैंने अभी पढ़ा था एमए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए। ग्रैनविल ऑस्टिन का ये एक तरह का ग्रंथ है। हाल हाल में भी जो जब जजेस कंफ्यूज होते हैं हम फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का समझने का, तो वो ग्रैनविल ऑस्टिन की इस बुक को रेफर करते हैं। ऑस्टिन जो है अमेरिकन थे, अभी हाल में उनका डेथ हुआ, और उन्होंने ये बुक लिखा, उसके बाद एक तरह से उन्होंने इंडिया को त्याग दिया, और बाद में जो है बहुत साल बाद उनको खोज के निकाला गया। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट पे एक दूसरा बुक लिखा कि 50 साल में कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने फंक्शन किया है, वर्किंग ऑफ ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन एक्सपीरियंस 1999। उसके बाद उन्होंने कोई इंडिया पे बुक नहीं लिखा। तो ये एक तरह का जो है ना पॉलिटिकल हिस्ट्री है। ये जो बुक है ये पॉलिटिकल हिस्ट्री है कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेम होने का, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट, उसकी फिलॉसफी, किन जो मुद्दे जो हुए हैं उस पे कैसे कंसेंसस बनी, कैसे उस पे डिसीजन लिया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटीज है। गुड क्वेश्चन, स्टार क्वेश्चन आप कह सकते हैं। ये तो इतना आसान है, इसमें आप अधिकतर जानते होंगे, लेकिन चलिए पॉलिटिक्स इन इंडिया ए हम सब जानते हैं कि रजनी कोठारी ने लिखा है, जिन्होंने कास्ट इन पॉलिटिक्स भी है भी लिखा है। तो ए का 4, तो ए का 4 से आपका जो है ये बन गया, ये खत्म हो गया। तो यहाँ पे हमने 50-50 गेम खेल लिया। अब आगे यदि हम देखें, ये दो इनको तो हमने खत्म कर दिया 50-50 करके, A4 से ये दोनों जो हैं खत्म हो गए हैं। अब यदि हम इन दोनों में देखें, एक और हमको चाहिए वर्किंग ऑफ ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। अभी मैंने आपको बताया ग्रैनविल ऑस्टिन ने 99 में सेकेंड बुक लिखा कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो बी का 1, तो बी का 1 जो है इसमें है और आपको मिल जाता है, 2 से मिल जाता है। बाकी 2 को आप जस्ट जानने के लिए जो है आप इसको आगे आप मैच करके और रट लीजिए यदि आपको जानना है तो।
20 number question, which among the following statement are appropriate description of the working of accountability in Indian parliamentary democracy? अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको एक एक करके चलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ. पार्लियामेंट इज एन एजेंसी थ्रू विच द गवर्नमेंट इज हेल्ड अकाउंटेबल. ट्रू है. इलेक्शंस आर द मैकेनिज्म थ्रू विच पार्लियामेंट इज हेल्ड अकाउंटेबल. यस, क्योंकि इलेक्शन से पार्लियामेंट की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाती है, पार्लियामेंट्रियन हार सकते हैं, जीत सकते हैं. ट्रू है. पार्लियामेंट इज एन अनफेटर्ड मैंडेट टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल थ्रू फॉर्मल मैकेनिज्म. ये अनफेटर्ड इसको गलत कर देता है. ये देखिए, अनफेटर्ड का मतलब क्या होता है? अनकंट्रोल्ड, अनलिमिटेड. क्या अनलिमिटेड पावर है पार्लियामेंट को गवर्नमेंट को कंट्रोल करने की? नहीं. इस तरह का अब यहाँ ट्रिक सीखिए. जब ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट होता है ना, इसको आउटलैंडिश स्टेटमेंट बोलते हैं. ये जनरली इनकरेक्ट होता है. यदि आपको कंफ्यूजन है तो इसको आप अधिकतर जो है आउटलैंडिश स्टेटमेंट को आप इनकरेक्ट मान लीजिएगा या स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट को. यदि यही पे होता कि पार्लियामेंट हैज ए मैंडेट टू होल्ड गवर्नमेंट अकाउंटेबल थ्रू फॉर्म, लेकिन जब ये ट्रू हो जाता है, केवल अनफेटर्ड जो है, अनलिमिटेड, इसको फॉल्स कर देता है. द इफेक्टिविटी ऑफ फॉर्मल मैकेनिज्म इज लिमिटेड बिकॉज द ऑफ द पावर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ओवर इंडिविजुअल लेजिस्लेचर. ये सब जनरल स्टेटमेंट है जो जनरली करेक्ट होते हैं. ये भी आपको ट्रिक समझना चाहिए. तो ये तीन जो है ए बी डी जो है वो सही है. अच्छा क्वेश्चन, स्टार क्वेश्चन. 21 number, the principle that the constitution cannot be changed through the normal law making procedure by popularly elected assembly is called. देखिए, constituent assembly एक बहुत स्पेशल एक कमिटी होती है जो बनती है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए. लेकिन जो नॉर्मल पार्लियामेंट है, यदि वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने लगे तो ये क्वेश्चन उठता है कि क्या एक नॉर्मल जो असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली, वो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकती है? तो इस थॉट को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल इंट्रेंचमेंट बोलते हैं. इंट्रेंचमेंट, सॉरी मेरे प्रोनाउंसिएशन में जाइए. इंट्रेंचमेंट. इंट्रेंचमेंट का मतलब क्या हुआ है? इंट्रेंचमेंट, इसका ये एक तरह का समझिए वोकेबलरी क्वेश्चन है. वोकेबलरी आपका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है. इंट्रेंचमेंट का मतलब ये होता है डीपली इंट्रेंच्ड होना या इंट्रेंचमेंट. इसका मतलब होता है द प्रोसेस और फैक्ट ऑफ एन एटीट्यूड, हैबिट और बिलीफ बिकमिंग सो फर्मली established that change is very difficult to unlikely. जब आप जैसे अपने सोशल ट्रेडिशन में आप डीपली इंट्रेंच्ड हो जाते हैं या अपने हैबिट में आप डीपली इंट्रेंस्ड हो जाते हैं तो आप उसको चेंज नहीं कर पाते हैं. तो यदि ये वर्ड का मीनिंग यदि आपको पता है तो ये क्वेश्चन आप क्रैक कर देंगे. इसलिए डियर स्टूडेंट, मेरा हमेशा सलाह है कि आप वोकेबलरी अपना बढ़ाइए, क्योंकि बहुत सारे लीगल टर्म हैं, फिलोसॉफिकल टर्म हैं, बहुत सारे हार्ड वर्ड हैं जो पॉलिटिकल फिलोसफी थॉट में आते हैं. अरेंज द फॉलोइंग इन एन असेंडिंग ऑर्डर इन अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजी. ये तो बहुत फेमस इस तरह के क्रोनोलॉजी जो है बहुत फेमस क्वेश्चन है हर जगह, पीजी एंट्रेंस टेस्ट से लेके यूजीसी नेट में. तो यहाँ पे देखिए, जो सबसे पहले इन चारों में यदि आप देखेंगे तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया था. इससे पहले कोई नहीं आया था. तो सी से आप स्टार्ट कर लीजिए. तो ये तो खत्म हो गया. उसके बाद आप देखेंगे तो कैबिनेट मिशन प्लान आता है 1946 में. उसके बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है. तो इसलिए ए आएगा, तो सी के बाद ए आएगा. तो अब आप इसको भी खत्म कर लीजिए. अब उसके बाद देखेंगे तो पहले ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आता है. यह आया था 13 दिसंबर 1946 को. और उसके बाद माउंटबेटन प्लान आता है 3 जून 1947 को. तो उसके बाद आप डी करेंगे तो CADB, तो ये हो जाएगा. ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत डेट याद रखना है, लेकिन लगभग से आपको बन जाएगा. माउंटबेटन प्लान के बारे में आप जान लीजिए कि ये एक तरह का पार्टीशन प्लान था. दुखद कि प्लान ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, इसको माउंटबेटन प्लान बोलते हैं, जून प्लान भी बोलते हैं. ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है वो जवाहरलाल नेहरू का था. वो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन की जो क्या मूल भावना होगी, क्या इसमें इसका एम ध्येय होगा, वो जो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में था, जो कि बहुत सारा उसमें से प्रियम्बल में बाद में आया. और जैसा मैंने कहा कि ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है कि इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी वो एज पर कैबिनेट मिशन प्लान ही वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था. ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है. क्रिप्स मिशन के बारे में क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है. ये एक तरह का 1942 में लॉर्ड क्रिप्स आए थे जो बाद में कैबिनेट मिशन प्लान के भी पार्ट थे. इन्होंने ये कहा था कि इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा वॉर के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, यदि इंडिया कोऑपरेट करे वॉर इंडिया में ब्रिटेन के. जिसको कि महात्मा गांधी ने कहा कि क्रिप्स मिशन का जो प्रॉमिस है ना, इट वाज लाइक ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन फॉलिंग बैंक. मतलब कोई बैंक यदि कल को दिवालिया हो रहा है, उसका चेक काट करके यदि आप किसी को देते हैं 6 महीने बाद का, तो उसका कोई मीनिंग है क्या? 6 महीने बाद तो बैंक दिवालिया हो चुका होगा. मतलब कहने का है कि वॉर के बाद तो ब्रिटेन इतना दिवालिया हो चुका होगा कि उससे क्या हमको लेने की, वो अपने राज को बनाए रखने में भी संभव नहीं होगा. यही कहना था गांधी जी का.
ये मैच चलिए करते हैं, बहुत ही आसान है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन खासे आसान है और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है कि इस तरह क्वेश्चन है, क्योंकि ये पीजीईटी लेवल को मैच करते हैं, इसलिए पीजीईटी के स्टूडेंट के लिए फायदा है। देखिए 246 जो है ना, वो 7 शेड्यूल में जो 3 है उसको वो बांटते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर 3 लिस्ट में, ये 7 शेड्यूल के साथ इसको पढ़ सकते हैं। 13 जो है वो जुडिशियल रिव्यू देता है कि कोई भी लॉ यदि फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करेगा तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो ये आपको यहां से हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। इनफैक्ट 13(2) जो है वो ये कहता है, इसी से जुडिशियल रिव्यू की पावर लार्जली ड्रॉ करता है इंडियन कोर्ट। 243 देखते ही आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को याद कीजिए, उसमें सारे हैं, बहुत सारे 243 के पार्ट हैं, उसमें से सबसे पहला है ग्राम सभा का ये। और 12 जो है वो डेफिनेशन ऑफ स्टेट है। 12 जो है वो डिफाइन करता है स्टेट को, द डेफिनेशन ऑफ स्टेट एज इट फिगर्स इन द फंडामेंटल राइट प्रोविजन। 12 से ही फंडामेंटल राइट जो है शुरू हो जाती है। तो इसको मैंने तो पूरा मैच कर दिया, वैसे आप इसमें मैचिंग गेम भी खेलेंगे। 2 से अधिक की जरूरत पड़ती नहीं है, कहीं कहीं एक, यूजीसी नेट में तो एक से ही आपका क्रैक हो जाता है। तो आप जरूर इसको जो है खेलिएगा। तो यहाँ पे ए का 2 है तो ए का 2 और बी का 3, तो ए का 2 और बी के 3, लेकिन इससे भी आगे आपको चाहिए तो डी का 4। तो इससे आपका जो है यहाँ पे काम बन जाता है। थोड़ा थोड़ा डीप जा रहे हैं इसलिए इसको आप मीडियम रख सकते हैं, वैसे ये इजी क्वेश्चन है, इसमें 3 आपको जानने की जरूरत है। Article 141 of the Constitution of India lays down that the law declared by the Supreme Court should be binding on all courts within the territory of India. पहले तो स्टूडेंट इसको याद कर लीजिए, बहुत बार पूछा जाता है कि आर्टिकल 141 क्या है, तो ये तो यहाँ बता दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया वो सभी के लिए जो है लॉ बन जाता है, लोअर कोर्ट के लिए। इसको क्या बोलते हैं? अगेन ये जो है वोकेबलरी का क्वेश्चन है, इसको प्रेसिडेंट बोलते हैं। प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? किसी चीज का प्रेसिडेंट सेट हो गया। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसा किया, कोई कन्वेंशन, तो इस्टेब्लिश हो जाता है, बाद के सभी प्रधानमंत्री वैसा वो करते हैं। जैसे एक प्रेसिडेंट है कि राजघाट पे जाकर के मान लीजिए 26 जनवरी या 15 अगस्त को प्रधानमंत्री फूल चढ़ाते हैं, एक प्रेसिडेंट है। अब वो एक परंपरा बन जाती है, वो सबके लिए बाइंडिंग हो जाता है, हर प्रधानमंत्री ऐसा वो करते हैं। तो ये प्रेसिडेंट 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 मतलब जो पहले हुआ है उसको उसको फॉलो करना। इन एन आर्टिकल ऑन द कांग्रेस सिस्टम, आपको पता है कांग्रेस सिस्टम रजनी कोठारी ने लिखा था, इसका ईयर भी दिया जा रहा है। डिस्क्राइब द पार्टी सिस्टम इन इंडिया एज, तो इन्होंने क्या था? सिंगल पार्टी डोमिनेंस था। वही मॉरिस जॉन्स ने भी कहा था, सिंगल पार्टी डोमिनेंस का नाम जो है रजनी कोठारी ने कांग्रेस सिस्टम दिया, और मॉरिस जॉन्स ने उसको सिंपल सिंगल पार्टी डोमिनेंस कहा, या वन पार्टी डोमिनेंस कह लीजिए, जिसको कि उन्होंने सिंगल पार्टी डोमिनेंस कहा, इन्होंने वन पार्टी डोमिनेंस। व्हाट अकॉर्डिंग टू लॉयड रुडोल्फ एंड सुजान रुडोल्फ, इन दोनों का नाम याद आते ही यदि आप मेरे स्टूडेंट है तो आपको याद आएगा द परस्यूट ऑफ लक्ष्मी। ये जो बुक है द परस्यूट ऑफ लक्ष्मी, द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंडियन स्टेट, ये बहुत ही फेमस बुक है। उनके और भी जो लॉयड के जो बुक हैं वो यहाँ पे हैं, लॉयड एंड सुजान रुडोल्फ के, द मॉडर्निटी ट्रेडिशन एक्सप्लेनिंग इंडियन डेमोक्रेसी 50 ईयर पर्सपेक्टिव। तो इसमें वो स्ट्राइकिंग फीचर वो पूछता है क्या था फर्स्ट 30 ईयर में, तो उन्होंने जो देखा वो ये देखा कि सेंट्रलिज्म नेहरू के जमाने में और इवन इंदिरा गांधी के टाइम में भी, मतलब कहने को एक फेडरल स्टेट है, सब कुछ दिल्ली से डिसाइड हो रहा है, हाई कमांड, प्राइम मिनिस्टर, वही चीफ मिनिस्टर तय कर रही है। सो ए पर्सिस्टेंट सेंट्रिज्म जो अभी भी कहीं ना कहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही क्वाजाई फेडरल है, जो केसी वेयर कहते हैं। ये बहुत जो क्वेश्चन पूछा जाता है, केसी वेयर को याद कीजिए, क्वाजाई फेडरलिज्म। सुजान रुडोल्फ और लॉयड रुडोल्फ के का जो और भी टर्म है वो पूछा जाता है। उन्होंने परस्यूट ऑफ लक्ष्मी में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था पंजाब नॉर्थ वेस्ट एरिया में, उसको उन्होंने बुलॉक काट कैपिटलिज्म का, बुलॉक काट कैपिटलिज्म, बैलगाड़ी वाली कैपिटलिज्म। इसके अलावा उन्होंने जो कमांड और डिमांड पॉलिटी के बीच में फर्क भी किया था। तो कई चीजें ये जो हैं इन्होंने दिया है, जो कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में और पीजी एंट्रेंस टेस्ट में। द कॉन्सेप्ट दैट द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो हम लोग अपनाते हैं एफपीटीपी लीड्स टू एग्रीगेशन ऑफ वोट्स अराउंड द लीडिंग पार्टी एंड इट्स प्रिंसिपल राइवल एलिमिनेटिंग थर्ड पार्टीज अलायंस इज कॉल्ड। अब देखिए ये जो लॉ है ये अभी यूपी में भी ये लागू हुआ कि कई बार जो है इतने सारे पार्टी लड़ते हैं, लेकिन फर्स्ट पास द पोस्ट के चलते होता क्या है कि एक मेन पार्टी जिसको सबसे अधिक वोट मिलती है, और फिर जो सेकंड पार्टी जो राइवल माना जाता है उसको सारे अपोजिशन के वोट चले जाते हैं, और थर्ड
पार्टी एकदम बिल्कुल विलीन हो जाती है। वही अभी भारतीय बहुजन समाज पार्टी के साथ हुआ, उसकी वोट पूरी छिन भिन हो गई और मेन राइवल पार्टी जो है वो लोगों ने माना समाजवादी पार्टी को, इसलिए अगेंस्ट बीजेपी जितने वोट थे वो समाजवादी पार्टी को चले गए। उसका वोट परसेंटेज 20% से बढ़ के जो है 36% हो गया, जबकि बीजेपी का और ज्यादा हो गया। तो जितने अपोजिशन वोट थे वो ग्रेविटेट हो जाते हैं सेकंड पार्टी को और थर्ड पार्टी बिल्कुल गायब हो जाती। यही वेस्ट बंगाल में हुआ, थर्ड पार्टी जो थी कांग्रेस और लेफ्ट वो बिल्कुल विलीन हो गई। इसको डुवर्जर लॉ कहते हैं, याद रखिए। डुवर्जर लॉ यही कहता है कि इन लॉन्ग रन जो है FPTP give rise to two-party system and proportional representation give way to multi-party system. In the article on the enchantment of the state, what according to Sudipta Kaviraj is the type of organization of political authority which makes the modern state? ये एक बहुत कॉमन सेंस क्वेश्चन है। एक ऐसा पॉलिटिकल अथॉरिटी जो मॉडर्न स्टेट कहलाता है वो वही है जो कि सॉवरेन है। तो सॉवरेनिटी के बेसिस पे आप कंफ्यूज कर सकते हैं इसमें, लेकिन चलिए ये डिफिकल्ट रख सकते हैं आप इसको। Which of the following was not available originally in the preamble of the Constitution of India? अभी ये दो बार पूछा है, इतना आसान है। यहाँ पूछा फिर आगे पूछा है कि कौन से 3 वर्ड प्रेम्बल में घुसाया गया। चलिए उसको भी अभी देख लेते हैं। 1976 में 42nd अमेंडमेंट से प्रेम्बल में 3 वर्ड घुसाए गए, सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। तो यहाँ पे सेकुलर नहीं था, इंटीग्रिटी भी नहीं था, यूनिटी के साथ इंटीग्रिटी घुसाया गया और सेकुलर सोशलिस्ट जो है इंडिया को डिफाइन किया गया। मैच करना टुवर्ड्स इक्वलिटी रिपोर्ट, यदि आप बहुत सारे क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसे मैं देख रहा हूं, मैं तो हजारों क्वेश्चन मैंने देख लिए, तो ये सब क्वेश्चन से ही आपको नॉलेज मिल जाता है कि टुवर्ड्स इक्वलिटी रिपोर्ट जो है स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया की रिपोर्ट है। तो ये ए का 3 है, तो ए का 3 आप इसको गायब कर दीजिए, इसको गायब कर दीजिए। अब बी का 4 दोनों में है, तो जानने की जरूरत ही नहीं है, तो बी का 4 तो होगा ही, क्योंकि ये क्वेश्चन ही बता रहा है कि ये है। इसका मतलब कि मालीमात कमेटी रिपोर्ट वाज रिफॉर्म ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस, आपको इसने नॉलेज दे दिया बिना जाने हुए। अब आपको एक जानना है, नेहरू कमेटी रिपोर्ट क्या थी? 1928 में नेहरू कमेटी रिपोर्ट एक प्रपोजल था जो साइमन कमीशन के अगेंस्ट में दिया गया था, जिसमें इंडिया की न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की कल्पना थी। उसमें ज्वाइंट इलेक्टोरेट की बात की गई थी, मतलब जो सेपरेट इलेक्टोरेट था उसको नहीं रखना है, इसलिए इसको एंटी सेपरेटिस्ट मैनिफेस्टो कहा गया। तो सी का 1, तो सी का 1 यहां है, इससे आपका क्रैक हो जाता है। तो गोपाल सिंह कमेटी रिपोर्ट जो है वो डी का 2 होगा, स्टेटस ऑफ मुस्लिम इन इंडिया। गोपाल सिंह कमेटी रिपोर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इसके बाद सच्चर कमेटी रिपोर्ट आई वो सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है मुस्लिम के कंडीशन का इंडिया में, जो काफी कंट्रोवर्शियल भी हुई। अभी तक कोई खास उस पर लागू हुई नहीं, लेकिन सच्चर कमीशन को आप कमिटी या कमीशन को याद रखना है, स्टेटस ऑफ मुस्लिम इन इंडिया। अब आइए स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1, द टर्म पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट इज एसोसिएटेड विद रजनी कोठारी। ये कौन बोलेगा नहीं, ये तो ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट, द कास्ट एसोसिएशन डिड नॉट प्ले रोल इन पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट। ये कोई बोलेगा क्या? कास्ट एसोसिएशन पॉलिटिसाइज नहीं करते हैं कास्ट को, करते हैं, इसीलिए स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। इसको रट लीजिए, आगे हो सकता है कि इसको हम ना दें, तब भी आपको याद होगा कि ये 3 या सी जो है करेक्ट स्टेटमेंट होता है। The book Public Institution in India Performance and Design written by Devesh Kapoor and Pratap Bhanu Mehta does not discuss the following institution। अब मैं इसको क्वेश्चन मार्क इसलिए लगा रहा हूँ कि मैं इस बुक के बारे में ज्यादा जानता नहीं, लेकिन आप नेट पे पढ़ सकते हैं। ये कहता है कि ये पीएमओ को डिस्कस नहीं करता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को इंडिया में डिस्कस करता है। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस जो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन है उसको ये डिस्कस नहीं करता है। ठीक है, बस ये बता रहा है, मैंने आपको बता दिया, इस पर ज्यादा डिस्कशन मैं नहीं कर रहा हूँ। गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, आपको पता है रीजन एजर्सन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसमें 2 स्टेटमेंट होते हैं। एक एजर्सन होता है, एजर्सन का मतलब क्या होता है? यू एजर्ट, यू क्लेम, एंड फिर उसका आप एक रीजन देते हो। दोनों अपने आप में एक सेल्फ स्टैंडिंग स्टेटमेंट होता है। आपको ये देखना है कि दोनों अपने आप में सही हैं कि नहीं, और रीजन एक्सप्लेन करता है एजर्सन को कि नहीं। तो ए सेपरेट इलेक्टोरेट वेयर इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिश ऑफ कोर्स फॉर इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन बाय द ब्रिटिश। ये ठीक है, इफेक्टिव, ये उनका कहना था कि चूंकि मुस्लिम को और माइनॉरिटी को इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता ज्वाइंट इलेक्टोरेट में, इसलिए उन्होंने मुस्लिम, सिख, वुमेन, दलित सबको सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात की थी। ज्वाइंट इलेक्टोरेट वेर कंसिडर्ड एज नॉट प्रोवाइडिंग जेन्युइन लीडरशिप टू द माइनॉरिटी, यही उनका कहना था। चूंकि ये रीजन उन्होंने दिया था, तो इसलिए ये ए सही है। ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मैचिंग गेम चलिए खेलते हैं। और सॉरी कि ये छोटा छोटा है। एंथनी डी स्मिथ ने जो है वो नेशनलिज्म पे थ्योरी लिखा है। आपको यहाँ पे अर्नेस्ट गेलनर और बेनेडिक्ट एंडरसन को भी याद रखना चाहिए, इवन पार्था चटर्जी। आगे एक क्वेश्चन भी है, इसलिए इस पे ज्यादा अभी नहीं, लेकिन इन सब ने जो है नेशनलिज्म पे लिखा है, ये आपको बताना चाहिए। एंथनी डी स्मिथ ने भी लिखा है।
इस इंडिया के नेशनलिज्म को इन्होंने पॉलीमॉर्फिज्म कहा है, तो या पॉली इथनिक कह लीजिए, उस टाइप के नेशनलिज्म इन्होंने जो है इंडिया के नेशनलिज्म को कहा है। पार्था चटर्जी ने इंडिया के नेशनलिज्म और या इस तरह के नेशनलिज्म को जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हो उसको डेरिवेटिव डिस्कोर्स कहा है। ये भी आपको कई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आप इसको यदि डी मानते हैं तो डी का वन, तो डी का वन पे आपको 2 है, तो आपको ये दोनों खत्म हो गए। डेवलपमेंट प्लानिंग एंड इंडियन स्टेट जो है पार्था चटर्जी ने लिखा है, तो ए का 4, तो ए के 4 से आपका बात बन जाता है, तो बाकी को मैच कर लीजिएगा। पार्था चटर्जी के जो अदर बुक हैं उसको यहाँ देख लीजिए, नेशन एंड इट्स फ्रैगमेंट, जिसमें उन्होंने नेशनलिज्म को डेरिवेटिव डिस्कोर्स कहा है। Which among the following is not identified by टिमोथी ल्यूक एज ट्रेट ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट? अब ये देखिए, मैं नहीं जानता कि ये टिमोथी ल्यूक ने क्या ट्रेट दिया है, लेकिन मैं कॉमन सेंस से इसको आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। आपको भी मैं ये सिखा रहा हूँ कैसे कॉमन सेंस है, क्योंकि आप सब जब पढ़ेंगे तो इस पे अटक जाएंगे। सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन क्या होता है? अपना नेशन अलग बने। ये न्यू सोशल मूवमेंट से किसका क्या नाता है? ये नहीं है। न्यू सोशल मूवमेंट न्यू मिडिल क्लास को लेता है, वो गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं रखता है, वो छोटे छोटे इशू जो अभी के हैं, इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन राइट्स, इन सबको उठाता है। पोस्ट मार्क्सिज्म से थोड़ा बहुत प्रभावित होता है। पोस्ट प्रोलेटेरियन है, कोई मजदूरों का नहीं है उसमें, न्यू मिडिल क्लास एंड लाइक दैट। तो ये कॉमन सेंस क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी? अगेन ये कॉमन सेंस क्वेश्चन है। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ऑलवेज पावर, इंटरेस्ट, डोमिनेशन, इन सब की बात आएगी। इसमें आइडेंटिटी कहां से आएगा? तो इसलिए आप ऐसे ही इसको हटा सकते हैं। बाकी पावर, एक्सप्लॉयटेशन, एलिनेशन, डोमिनेंस, और कार्ल मार्क्स जो है सबसे बड़े थ्योरिस्ट हैं, फादर ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, क्योंकि इनको तो कॉन्फ्लिक्ट से ही ये हिस्ट्री आगे बढ़ता है, क्लास स्ट्रगल से। और भी बहुत लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी पे लिखा है। द बुक सोशल मूवमेंट इन इंडिया, और एक बात और याद रखिए, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट। द बुक सोशल मूवमेंट इन इंडिया रिटन बाय घनश्याम सार डज नॉट टॉक अबाउट, अगेन कॉमन सेंस क्वेश्चन। मुझे नहीं पता कि घनश्याम दास ने जो लिखा है व्हाट इट टॉक्स अबाउट, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि कॉर्पोरेट मूवमेंट के बारे में कोई नहीं लिखेगा। कॉर्पोरेट मूवमेंट क्या है? कोई ऐसा होता है कि कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान यूनिलीवर और प्रॉक्टर गैम्बल सड़क पे उतर के मूवमेंट करते हैं? इसलिए पीजेंट मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट, मिडिल क्लास मूवमेंट हो सकता है। कॉमन सेंस क्वेश्चन, इसके लिए आपको कोई नॉलेज की जरूरत नहीं। द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश नॉट इन द बैकग्राउंड ऑफ, मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं वैसे। तो चलिए ठीक है, गांधीयन प्लान भी हो सकता है, कोई पंचायती राज एंड अदर्स है। बॉम्बे प्लान के बेसिस पे डेफिनेटली बना था, जो कि 1940s में जो है वो कैपिटलिस्ट लोग मिल करके बॉम्बे प्लान उन्होंने बनाया था। अंत्योदय प्लान, इसका ऑफिशियल आंसर है कि अंत्योदय प्लान पे आधारित नहीं था। अंत्योदय का मतलब होता है जो लास्ट मैन रो में खड़ा है उसके हित के बारे में सोचना। अभी आपने जॉन रॉल का जो डिफरेंस प्रिंसिपल देखा वही है कि बेनिफिट टू द लीस्ट एडवांटेज पीपल, तो वही अंत्योदय होते हैं। अंत्योदय मतलब कि अंत में खड़े लोगों का उदय, उसके बेसिस पे नहीं है। तो ठीक है, और आप पढ़ लीजिएगा। विच स्टेट हैव कोलिशन गवर्नमेंट? वेरी वेरी लड्डू क्वेश्चन। कोलिशन आपको हरियाणा में पता है कि जेजेपी के साथ मिलकर के जो है, शायद अभय चौटाला है, उसके साथ मिलकर के बीजेपी ने बनाया है। केरला में जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है, सॉरी एलडीएफ, लेफ्ट, हाँ डेमोक्रेटिक फ्रंट, वो एक कोलिशन है। वहां पे यूडीएफ एलडीएफ दोनों कोलिशन है। तो हरियाणा एंड केरला एएनसी है। देन इन दोनों में तो आपको पता है कि एक एक पार्टी रूल करती है। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ कोलिशन फॉर्मेशन इन इंडिया, इसमें आपको ना नेशनल फ्रंट, यूनाइटेड फ्रंट में कंफ्यूजन हो सकता है। तो पहले क्या बनी ये आपको जानना चाहिए। नेशनल फ्रंट जो है वो याद कीजिए, जब राजीव गांधी हार गए थे 89 में, तो जो बीपी सिंह बने थे वो नेशनल फ्रंट था। उसमें बहुत सारे पार्टी आए थे, जनता दल उसमें लीड करती थी, और उसमें जो है बीपी सिंह जो है प्राइम मिनिस्टर बने थे, चौधरी देवीलाल जो है उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। तो नेशनल फ्रंट सबसे पहले आई थी 89 से लेके कुछ समय तक। उस चंद्रशेखर भी उसी से बने थे। फिर उसका यूनाइटेड फ्रंट आई, जिसमें कि देवगौड़ा, इंदर कुमार गुजराल, ये सब बने। 96 में जो थोड़ी जो 2 साल की पीरियड रही थी जब वाजपेयी सरकार गिर गई थी, तो ए पहले आएगा फिर सी आएगा, तो ए के बाद सी, तो एक ही में है, ए के बाद सी, तो आपका ये हो गया। और फिर उसके बाद एनडीए गवर्नमेंट बनी, और फिर जो है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की गवर्नमेंट बनी लास्ट में, यूपीए की। फोर्टी वन नेशनल फ्रंट एंड, अब अगेन जो है नेशनल फ्रंट यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट के बारे में है पूछा जा रहा है। नेशनल फ्रंट यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट वेर लेड बाय जनता पार्टी जनता दल, ये गलत है, क्योंकि नेशनल फ्रंट जो है वो जनता दल के द्वारा लेड था, लेकिन जो यूनाइटेड फ्रंट था उसमें जनता पार्टी तो उस समय तक खत्म हो चुकी थी, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है।
स्टेटमेंट 2 है अटल बिहारी वाजपेयी लेड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस रिजीम इन लेट 1999, आपको लेट 90s 98 से लेके 2004 तक इन्होंने चलाया, आपको पता है, तो ये ट्रू है। तो इसमें स्टेटमेंट 2 जो है सही है। तो इसमें स्टेटमेंट 1 फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 ये सी होता है, परहैप्स या 3 होता है, वो ये है। द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होता है, मतलब आप फुल फ्लेजेड रिसर्च नहीं करते हैं। बेसिकली यहाँ जो लिखा है वो है एक काइंड ऑफ आप देखिए क्रिएट ए जनरल मेंटल पिक्चर ऑफ द कंडीशन, ठीक है, फॉर्मूले इज नॉट ए फीचर, तो ये है फॉर्मुलेट create a general mental picture of a condition, became familiar with the basic fact setting, ये भी उसका है। formulate and focus question for future research, exploratory research है, but not test a theory's prediction of principle, ये तो बहुत हार्ड रिसर्च हो गया, ये एक्सप्लोरेटरी नहीं है, तो इसलिए ये कॉमन सेंस से आप इसको निकाल सकते हैं, केवल आप एक्सप्लोरेटरी के बारे में जानते हैं। तो बिहेवियरल अप्रोच इन पॉलिटिकल साइंस, आपको पता है कि 1950s में बिहेवियरल रिवॉल्यूशन आया, जहां पे ये था कि ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करके, ऑब्जर्व करके इंपेरिकल थ्योरी यदि डेवलप किया है तो उसको बिहेवियरल रिवॉल्यूशन कहा गया। सोशल साइंस में ही हर जगह आया था, उसमें पॉलिटिकल साइंस भी नहीं बचा रहा। वो सेपरेट करता था फैक्ट एंड वैल्यू को, और फैक्ट को ज्यादा प्रश्रय देता था, जो बाद में फैक्ट वैल्यू डायकोटमी में बदल गई। तो इंटर रिलेट्स फैक्ट्स एंड वैल्यू। आसान क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द प्रीकर्सर, प्रीकर्सर मतलब होता है पहले आने वाला, जो आगे रास्ता दिखाता है, प्रीकर्सर, प्रीकर्सर टू पॉजिटिविस्ट थॉट एंड इट्स कंसेप्शन ऑफ साइंस। यहाँ पे डेविड ह्यूम को आप जरूर याद कीजिए, मैंने बहुत चीज इनके बारे में लिखा है, इनके बारे में जितना कहा जाए कम है, आपको जरूर जानना चाहिए। डेविड ह्यूम जो है 18th सेंचुरी में वो परहैप्स स्कॉटिश थे, आई थिंक ब्रिटिश स्कॉटिश, फिलोसॉफिकल इंपेरिसिज्म के पिता माने जाते हैं, स्केप्टिज्म एंड नेचुरलिज्म के। इन्होंने लिखा अ ट्रीटीज ऑफ ह्यूमन नेचर, आप देख सकते हैं। इन्होंने कहा था रीजन इज द स्लेव ऑफ पैशन, ये इतना फेमस है कि बहुत सारे कंपटीशन में पूछा जाता है। इनके कहने का मतलब ये था कि ह्यूमन जो है बेसिकली सेंटिमेंटल, इमोशनल, फीलिंग गाइडेड होते हैं, इरेशनल होते नहीं। हम लोग सब जो डिसीजन लेते हैं वो इरेशनल, इमोशनल डिसीजन लेता है, अपने पैशन डिजायर के बस में आकर के डिसीजन लेते हैं। लेकिन एक बार हम डिसीजन ले लेते हैं तो रीजन को हम निकालते हैं अपने पॉकेट से, और उसको अपने इरेशनल डिसीजन को या पैशन डिजायर से गाइडेड डिसीजन को जस्टिफाई, एक्सप्लेन करने में रीजन का हम इस्तेमाल करते हैं। इसलिए उन्होंने ये कहा कि रीजन इज द स्लेव ऑफ पैशन। Hume influenced utilitarianism, logical positivism, philosophy of science, early analytical philosophy, cognitive science। एक great empiricist थे, आप याद रखिए। empiricist वो होते हैं जो कहते हैं कि नॉलेज का सोर्स केवल एंड केवल एक्सपीरियंस है, जो हम लाइफ में एक्सपीरियंस लेते हैं, जो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, सेंसरी एक्सपीरियंस, उसी से नॉलेज लेते हैं। इसका कोई ए प्रायरी, कोई मेटाफिजिकल या अदर वर्ल्डली या एब्स्ट्रैक्ट सोर्स नहीं है, जो प्लेटो जैसा सोचते हैं या इवन कांत जैसा सोचते हैं, या और जो रैशनलिस्ट जिस तरह से सोचते हैं वैसा ये नहीं सोचते। ये इंपेरिसिस्ट है, नॉलेज का बेस एक्सपीरियंस। रैशनलिस्ट क्या सोचते हैं, नॉलेज का बेस्ड कुछ पारलौकिक जगह से आता है, जो हमें हमारे दिमाग में आता है। गौतम बुद्ध पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हो गया, प्लेटो सोच रहे हैं ज्ञान प्राप्त हो गया। मतलब एब्स्ट्रैक्ट ग्रैंड रिफ्लेक्शन से जो नॉलेज आती है, अदर वर्ल्डली, इंटेलिजिबल वर्ल्ड से, वर्ल्ड ऑफ बीइंग, वर्ल्ड ऑफ फॉर्म, वर्ल्ड ऑफ नॉलेज, वर्ल्ड ऑफ ट्रू गुडनेस, उस टाइप की जो थॉट जो रखते हैं, वो कि एक्सपीरियंस से परे भी सोर्स है नॉलेज का, उसको रैशनलिस्ट बोलते हैं। रैशनलिस्ट वर्सेस इंपेरिस्ट का एक लंबा जो है युद्ध फिलॉसफी में होता है। तो ये इंपेरिसिस्ट थे, डेविड ह्यूम। निकोस पोलेंजा जो हैं वो स्ट्रक्चरलिस्ट थे। इनका कॉन्सेप्शन ऑफ स्टेट इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म बेसिकली क्या कहता है कि जो कैपिटलिस्ट स्टेट है वो रिप्रोड्यूस करता है सोशल रिलेशन एंड सोशल स्ट्रक्चर जो कि कैपिटलिज्म को बढ़ाने में सहायक होता है। कैसे, एक लाइन समझिए। कैपिटलिस्ट जो व्यवस्था है उसमें आपने अभी देखा कि लेबर जो हैं वो पैदा होते हैं, औरतें पैदा करती है, फ्री उसको पालती हैं, पोसती हैं, न्यूट्रिशन देती हैं, और उसको ये सिखाती हैं कि भाई तुमको ऐसे डोमिनेंस में रहना है, कैपिटलिस्ट क्लास है, वो मालिक हैं, हम लोग नौकर हैं, उनकी सेवा करनी है, दिस। और वो उसको इंट्रेंच करती हैं उन सारे आइडियोलॉजी, कल्चरल हेजोमनी को, और वो लेबर फोर्स में भेजती हैं, और ये व्यवस्था चलती रहती है। तो कैपिटलिस्ट जो स्टेट होता है वो अपने एपरेटस से, उसके पास दो एपरेटस होते हैं, एक आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस और एक रिप्रेसिव स्टेट एपरेटस, पुलिस, आर्मी। इससे जो है वो कैपिटलिस्ट सोशल प्रोडक्शन
सिस्टम और सोशल रिलेशन जो होता है कैपिटलिस्ट रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, उसको वो बनाए रखता है। कोई यदि डेविएंट होता है तो उसको डंडा मार के भी ठीक करता है और आइडियोलॉजी से भी ठीक करता है। ये सब बातें मैं आपको लुई अल्थीजर के बता रहा हूं जिन्होंने इस पे काम किया था। उसके समर्थक है निकोय पोलेंजा। पोलेंजा एक बार बहुत ग्रेट डिबेट में उलझ गए थे मिली बैंड से, जिसको कि मार्क्सिस्ट में कहा जाता है ग्रेट डिबेट इन मार्क्सिस्ट इंटरनेशनल रिलेशन, मिलीबैंड वर्सेस पोलेंजा। मिलीबैंड जो है इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू ऑफ स्टेट रखते थे, जो कि मार्क्स भी रखते थे। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू ये कहता है कि जो कैपिटलिस्ट स्टेट है वो कैपिटलिस्ट जो उस समय में रूल करते होते हैं उसके इंटरेस्ट को बढ़ाने में के लिए काम करता है। ये बहुत सिंपलिस्टिक व्यू है स्टेट का। जो स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू है वो कहता है कि अरे इतना छोटा सा काम वो नहीं करता है, वो तो सैकड़ों सालों के लिए वो व्यवस्था बनाता है जो कैपिटलिस्ट स्टेट को आगे बनाए रख सके। स्टेट जो है स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू लेता है, वो जो पोलेंजा एंड लुई अल्थजर लेते हैं। सो स्ट्रक्चरलिज्म। Subjectification involve the simultaneous imposition and active take-up of the gendered condition of existence। इस पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जूडिथ बटलर का बहुत इंपॉर्टेंट ये थॉट है सब्जेक्टिफिकेशन, जाके पढ़ लीजिएगा। मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ क्योंकि बहुत देर हो जाएगी वीडियो में। व्हाट इज ट्रू अबाउट हाइपोथेसिस, इस पे भी मैं बहुत डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, पढ़ लीजिएगा। इसका जो आंसर है वो ये है कि इसको छोड़ के बाकी सब सही है। अब इस पे और थोड़ा सा पढ़ना चाहिए आपको। हाइपोथेसिस इज ए स्टेटमेंट, हाइपोथेसिस है मिनिमम टू वेरिएबल, हाइपोथेसिस इज एन एजम्पशन। हाइपोथेसिस होता क्या है? थ्योरी बिल्डिंग में हाइपोथेसिस वो स्टेटमेंट है जो आप आइदर तो इंडक्टिव या डिडक्टिव रीजनिंग से आप लाते हैं और फिर उसको टेस्ट करके आप उसको थ्योरी में बदल देते हैं। तो एक प्रोबेबल थ्योरी, एक एजम्पशन जो थ्योरी में बदलता है, ये हाइपोथेसिस है। तो ए बी डी, आप इस पर और रिसर्च कर लीजिए। Who among the following is our leading exponent of 20th century hermeneutics? Hermeneutics आपको मैंने बता दिया, वो सॉरी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, is the theory and methodology of interpretation, especially the interpretation of biblical text, मतलब religious text। गीता का कोई जो है मीनिंग निकालने की कोशिश करे तो hermeneutics है। विजडम लिटरेचर, प्लाटो का रिपब्लिक या इस टाइप के जो टेक्स्ट होते हैं उसको कैसे स्टडी किया जाए, सिटी ऑफ गॉड जैसे अगस्टीन का, उसको कैसे समझा जाए, तो ये है। एंड फिलोसफिकल टेक्स्ट को कैसे समझा, हार्मेटिक्स ही जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट है, कर लीजिए, मैंने आपको पढ़ाया भी है। तो इसके 20th सेंचुरी जो दो इसमें से है वो पॉल रिकॉ हैं और हर्बर्ट मार्क्यूज हैं। इनके बारे में सॉरी जुगन हबरमास मुझे लगता है ए और डी हैं। आप, मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि मेमोरी से मैं बोल रहा हूँ कि जुर्गन हबरमास एंड पॉल रेकॉर हैं, लेकिन आप देख लीजिएगा और इस पे और ज्यादा समझ भी लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होते हैं। आपको जो ऑफिशियल आंसर मैंने आपको बता दिया और रिसर्च कर लीजिएगा। हार्मेटिक्स का मीनिंग आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। विच अमंग द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ केस स्टडी अप्रोच। अगेन मैं इस पे क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, केस स्टडी को ठीक से समझ लीजिए। इससे रिलेटेड जो रिसर्च अप्रोच है वो ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच है, फिनोमेनोलॉजी है, डिस्कोर्स एनालिसिस है, मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इसमें जो है ये इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि जब ऑल ऑफ दीज हो ना तो उसको बहुत गौर से देखिएगा, जनरली वो सही होती है। सो इन सब का जो कंपोनेंट है वो कंसेप्चुअल वैलिडिटी है, ह्यूरिस्टिक इम्पैक्ट है। ह्यूरिस्टिक मतलब कि बाय हंच, मतलब आप बहुत ज्यादा रिग्रेस एनालिसिस नहीं करके आपका एक सिक्स्थ सेंस होता है, उससे जब आप पहुंचते हैं तो उसको कहते हैं। और केस स्टडी अप्रोच है क्या? जैसे मैंने मान लीजिए आपको पॉलिसी कैसे बनती है इसको आप स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, आपने एक लोकपाल कैसे इंडिया में बना, उस केस स्टडी को पूरा रिग्रेस जो है उसको एनालाइज कर रहे हैं, डेटा जुटा रहे हैं, उस पर आर्टिकल पढ़ रहे हैं और फिर उस बेसिस पे कुछ टेस्ट कर रहे हैं, इसको जो है केस स्टडी अप्रोच कहते हैं। होलिस्टिक एलोबरेशन, कैजुअल मैकेनिज्म, आइडेंटिफिकेशन, बुला बुला सभी कुछ, और इस पे रिसर्च कर लीजिए। यहाँ पे तो इतना आसान है कि इसको तो कितने तरीके से बना सकते हैं। पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन जो है हांस मर्गेंताउ ने लिखा है, तो ए का टू, और इससे आसान क्या हो सकता है? ये लड्डू क्वेश्चन है, क्योंकि ये हमारे सभी स्टूडेंट जानते हैं कि पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन। एक क्वेश्चन ये पूछा था यहाँ पे, देखिए इंटरेस्टिंग, किसी पीजीईटी में, कि इसका जो आगे जो लिखा गया है द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, वो उसका सही क्रम पूछा था। एक जगह उन्होंने पीस एंड पावर कर दिया, यहाँ पे कुछ बदल दिया। तो इसको आपको ना पूरा नेम बुक का याद रखना है। कई सेटर इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ देते हैं, पहले पावर है फिर पीस है। इसके अलावा आप देख लीजिए यहाँ पे सभी अच्छे बुक हैं। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, केनिथ वॉल्ज ने लिखा, नियो रियलिज्म की स्थापना की, 20 ईयर क्राइसिस, रियलिस्ट कार ने लिखा था, एडवर्ड एच कार, ई एच कार, और हेडली बुल जो कि इंग्लिश स्कूल के प्रतिपादक हैं, उन्होंने लिखा था एन अनार्किकल सोसाइटी, ए स्टडी ऑफ ऑर्डर इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। सब सेमिनल बुक हैं, याद कर लीजिए।
जोसेफ ने डिफाइंड सॉफ्ट पावर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एज सॉफ्ट पावर। जो ने कहते हैं, ने को आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि इन्होंने रॉबर्ट कोहेन के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस दिया है। नियो लिबरलिज्म के सबसे बड़े प्रोपोनेंट हैं। ए कंट्री सॉफ्ट पावर रेस्ट ऑन थ्री रिसोर्स, कहते हैं ने। इट्स कल्चर, यदि वो लोग बहुत पसंद करें जैसे अमेरिकन कल्चर, but not Chinese culture perhaps in global scenario. Its political value when it lives up to them at home and abroad, उसको लोग चेरिश करने लगते हैं दुनिया में। एंड इट्स फॉरेन पॉलिसी व्हेन अदर्स सी देम एज लेजिटिमेट एंड हैविंग मोरल ऑथोरिटी। यदि ये तीन चीज से आपका सॉफ्ट पावर बनता है। और सॉफ्ट पावर ने कहते हैं कि इट इज गेटिंग अदर्स country, of course, others to want the outcome that you want, co-opt people rather than coerce them। मतलब डंडा मार के मिलिट्री और एटम बम का डर दिखा करके नहीं, जैसे अभी पुतिन जो है यूक्रेन को हड़का रहे हैं। आप समझिए यदि पुतिन सॉफ्ट पावर से जाते तो वो यूक्रेन को मना लेते कि वो नाटो में शामिल नहीं हो, खुशी खुशी। यूक्रेन खुद कहता है कि भाई हम तो रसियन ही हैं, एक तरह से हम रसिया के भाई हैं, तो हम क्यों नाटो में जाएंगे, हम रसिया को क्यों ट्रबल करेंगे। यदि इस टाइप का यदि सॉफ्ट पावर पुतिन यदि होल्ड करते, रसिया होल्ड करता, तो ये लड़ाई नहीं हो करके कोऑप्शन से जो है यही बात बनती जो वो पुतिन मनवाना चाहते हैं, कोअर्सन से। तो इसको सॉफ्ट पावर उन्होंने कहा। सो ये आप समझ लीजिए, द एबिलिटी टू गेट अदर्स टू एक्ट इन वेज दैट आर, अब यहाँ पढ़ लीजिएगा, मतलब ये कहता है कि आप किसी को वो काम करवाने को एग्री कर लेते हैं मान मनोबल से, मतलब अपने सॉफ्ट पावर से, जो अदरवाइज वो नहीं करते। वो लैंग्वेज बहुत अच्छा इसका नहीं है, इन्होंने ठीक से फ्रेम नहीं किया है, लेकिन चलिए, इसलिए क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है, अदरवाइज ये क्वेश्चन आसान है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज प्रपोज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स इन इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी। यदि आप रॉबर्ट कॉक्स को पढ़ेंगे, उनकी बुक है प्रोडक्शन पावर एंड वर्ल्ड ऑर्डर, ये क्रिटिकल थिंकर माने जाते हैं, तो वो हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर आईआर में काफी लेकर के आते हैं, और वो कैसे एक्टर से टकराता है। एक्टर वर्सेस स्ट्रक्चर एक बहुत थॉट है, जैसे रैशनलिस्ट वर्सेज इंपेरिसिस्ट है, वो थॉट इसमें है। तो एक्टर मतलब वो होते हैं जो ह्यूमन एजेंसी, जैसे कि राजा महाराजा, बड़े बड़े थिंकर, बड़े बड़े फिलोसफर, ये एक्टर है हिस्ट्री में, वो हिस्ट्री को बदलने की ताकत रखते हैं। स्ट्रक्चर जो है वो जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो जैसे कास्ट सिस्टम है, क्लास सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, क्लास स्ट्रगल है, फेडरल सिस्टम है, जो जो मोनार्की एंड इस टाइप की व्यवस्था, जो 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 गिवन सोशल इंटरेक्शन के पैटर्न एंड ह्यूमन बिहेवियर का जो पैटर्न है, जिसको स्ट्रक्चर आप कहते हैं, जिसमें इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं, वो कैसे कंस्ट्रेन करते हैं ह्यूमन एजेंसी को। तो इन दोनों पे जो चर्चा जो करते हैं वो एक्टर वर्सेस स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर को लेकर के जो आते हैं, हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर कैसे चेंज करती है, उससे इंटरनेशनल रिलेशन कैसे बदलता है, ये रॉबर्ट कॉक्स द क्रिटिकल थिंकर। Statement 1, 53 नंबर पढ़ रहा हूं। Structural realism argue that the characteristic of international system is non-competitive equilibrium। कोई भी रियलिज्म नॉन कम्पिटिटिव बोलेगा, इसका मतलब फॉल्स है, सीधा कॉमन सेंस, या इतना यदि आप जानते हैं तो ये फॉल्स हो गया। स्टेटमेंट 2 है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरल रियलिज्म द बिहेवियर ऑफ स्टेट कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट सिस्टम विच इज एनार्किकल इन नेचर। यही तो बेसिकल डेफिनेशन है स्ट्रक्चरल रियलिज्म का, कि स्ट्रक्चर जो वर्ल्ड सिस्टम का है, स्टेट सिस्टम का, एनार्किकल है, कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है। तो ये ट्रू है। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू, 2 करेक्ट है और 1 फॉल्स है, ये ऑप्शन 4 होता है। Identify the book which proposed that social capital is key to effective institutional performance in democracy। social capital का जिक्र आते ही आप दो थिंकर को जरूर याद कीजिए, दोनों एक तरह सोशियोलॉजिस्ट, एक बॉडू, बॉडू का फर्स्ट नेम शायद पियर है, पियर बॉडू, फ्रेंच, उन्होंने कल्चरल एंड सोशल कैपिटल की बात की थी। और दूसरे रॉबर्ट पुटनम, रॉबर्ट पुटनम जो है, पटनम कह सकते हैं, रॉबर्ट पुटनम की बुक है मेकिंग डेमोक्रेसी वर्क, सिविक ट्रेडिशन मॉडर्न इटली, इसको याद भी कर लीजिए, कई जगह पूछा जाता है। उन्होंने सोशल कैपिटल की बात की थी। आसान क्वेश्चन है। सोशल कैपिटल एक तरह का वो है जैसे कि आपका जो सोशल नेटवर्क है, आपके जो लोग जानने वाले हैं, उसके चलते जो आप लाइफ में प्रोडक्टिव गेन कर सकते हैं, अच्छे पोजीशन पा सकते हैं, अपना काम करवा सकते हैं, एक तरह वो कैपिटल है। जैसे आप बैंक में रखते हैं पैसे, पूंजी और लगाते हैं, उस तरह ये सोशल कैपिटल है। कल्चरल कैपिटल भी उस टाइप का है कि आपका ओन जो वैल्यू सिस्टम है, कल्चर है, आपका जो चार्म है, वो कितना आपको हेल्प करता है प्रोडक्टिव, एक इंडिविजुअल को भी, एक नेशन को भी, एक समाज को भी। पियर बर्जू ने दिया था। तो रॉबर्ट पटनम के साथ में आप सोशल कैपिटल को हमेशा एसोसिएट कीजिए। यहाँ पे अप्रोच देखेंगे तो बहुत आसान है, क्योंकि सब बहुत सेमिनल अप्रोच है।
इसमें आप देखें तो सिस्टम अप्रोच जो है डेविड ईस्टन ने दिया है। पॉलिटिकल कल्चर जो है, पॉलिटिकल कल्चर आप याद कीजिए, एलमंड ने बुक लिखा था सिविक कल्चर बाबा के साथ मिलकर 1963 में। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो है वो टेलकट पार्सन का बेसिक थॉट है, इसको फंक्शनलिज्म कहते हैं। उसी के बेसिस पे एलमंड ने जो है पावल के साथ मिलके कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म बनाया। टेलकट पार्सन जो है एक फेमस सोशियोलॉजिस्ट हैं, और पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे लूसियन पाई ने काम किया था इन डिफरेंट कल्चर्स। तो मैंने तो सब मिला दिया, आप चेक कर लीजिएगा, इसमें आप गेम भी खेल सकते हैं। स्टेटमेंट 1 56 नंबर देख रहे हैं। अंडर स्टेट कॉर्पोरेटिज्म ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू द स्टेट रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ये हेगल ने भी यही बात कहा था। कॉर्पोरेटिज्म क्या है? जहां पे कि सारे जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है प्रोडक्शन के, लाइक ट्रेड यूनियन, कास्ट ऑर्गेनाइजेशन, गिल्ड्स एंड अदर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उन सब को स्टेट अपने में इनकॉर्पोरेट कर लेता है एक रिकॉग्नाइज एजेंसी के तौर पे, जो हेगल ने कहा था, वो हो जाती है कॉर्पोरेटिज्म। अब यहाँ पे कहता है कि इसलिए ये ट्रू है, under state corporatism only the trade union recognized by the business corporation are allowed to function। ये wrong है, false है। यदि ये ऐसा होगा तब ये कॉर्पोरेटिज्म थोड़ी हुआ। स्टेट रिकॉग्नाइज जब सोशल ऑर्गेनाइजेशन और प्रोडक्शन होता है तब जो है वो कॉर्पोरेटिज्म होती है। 57 the case of Asian fascism examined by Barrington's Moore social origin of democracy and dictatorship। पहले तो ये आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये बुक इतना फेमस है कि ये, और इतना कम फेमस दोनों ही है कि ये पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए इसको याद कर लीजिए। बैरिंगटन मूर सोशल ऑरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप, कहीं मैचिंग में आपको हेल्प हो जाएगा। इन्होंने जापानी फैसिज्म के बारे में लिखा था, क्योंकि एशिया में यदि कोई भी फैसिस्ट यदि माना जा सकता है तो वो जापान है, आपको पता है, कॉमन सेंस क्वेश्चन, और वो मेइजी रिस्टोरेशन के बाद वहां पे हुआ था। तो आप बस कॉमन सेंस को बना सकते हैं। व्हाट डज द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्गे ड्यूरी मीन? लॉन्गे ड्यूरी मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन। ये हिस्ट्री का एक लॉन्ग ड्यूरेशन व्यू है। मतलब एक तो हिस्टोरिकल अप्रोच ये है कि छोटे छोटे इवेंट या राजा महाराजा, जैसे अकबर के बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ऐसे पढ़िए, या हिस्टोरिकल इवेंट एक के बाद ये, जो है 200 साल 400 साल हिस्ट्री को यदि आप देखते हैं, यदि आप हिस्ट्री को ऐसे देखें कि फर्स्ट 1000 ईयर्स में इस टाइप की सोशल इकोनॉमिक व्यवस्था थी, फिर अगले 1000 साल में ऐसा हुआ, अभी ऐसा होता, इस टाइप का इसको लॉन्गे ड्यूरे अप्रोच कहते हैं। अब यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा ये अच्छे से वर्ड नहीं किया है। ये स्ट्रक्चरल टाइम एज डिफाइंड बाय ब्रॉडल, इसका ऑफिशियल आंसर आप देख लीजिएगा कि ब्रॉडल ने कैसे दिया था, लेकिन जो मैंने आपको बताया वही है लॉन्ग ड्यूरे। स्टेटमेंट 1 इन जो है इन वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस। अब वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस में आप तुरंत वॉलस्टीन को याद कीजिए, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। Immanuel Wallerstein, he emphasized that the world system and not the nation state is the primary unit of social analysis in international relation। तो वहां पे जो वर्ल्ड सिस्टम है, जो कैपिटलिस्ट सिस्टम कह लीजिए प्रोडक्शन का, जिसमें कोर जो है वो वेस्टर्न नेशन है और पेरीफेरी जो है वो थर्ड वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है। तो यहाँ स्टेटमेंट है, इन वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस द यूनिट ऑफ एनालिसिस इज वर्ल्ड सिस्टम विच इनकम्पसेस डिफरेंट नेशन स्टेट। ये सही है। इसके अनुसार ये कहता है, इन वर्ल्ड यूनिट ऑफ एनालिसिस इन वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी विद इन ईच नेशन स्टेट। रॉन्ग, ये तो खुद ही है, इसमें खुद ही वो यूनिट ऑफ एनालिसिस है वर्ल्ड सिस्टम, इसलिए ये फॉल्स है। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू और स्टेटमेंट 2 फॉल्स, जो कि होता है थर्ड ऑप्शन या सी ऑप्शन। अब आइए 60 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक एनालाइजेज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ वुमेन्स लाइफ। तो इसमें यदि आप ऑप्शन देखेंगे, मैं जल्दी कर रहा हूं, तो सिंथिया इनलो की जो बनाना बीचेज एंड बेसेस है, मेकिंग फेमिनिस्ट सेंस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये नेम से ही आपको पता है, इसमें उन्होंने क्वेश्चन रेज किया था, वेयर आर द वुमेन इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ये बहुत फेमस बुक है। अब यहाँ पे तो इतना आसान है कि इसको सारे को हम लोग मैच कर सकते हैं, इसमें सब हम लोग जानते होंगे, आप भी मेरे साथ यदि बने हुए हैं। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो है वो कैनेडी के टाइम में हुआ था, यूएस प्रेसिडेंट। अमेरिका चाइना रिप्रोचमेंट, जो अच्छे रिलेशन बने थे 70s में, जहाँ की चाइना को जो है यूएन में भी शामिल किया गया, ताइवान को हटा करके, ये निक्सन के टाइम में हुआ था। न्यू डील जो है बहुत फेमस है, जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ था 30s में, तो रूजवेल्ट दे करके आए थे न्यू डील, एक तरह का रिकंस्ट्रक्शन का गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट और डिप्रेशन को भगाया जा सके। मार्शल प्लान जो है वो हैरी ट्रूमैन के टाइम में आया था। ट्रूमैन को आप इसके लिए भी याद रखते होंगे कि इन्होंने ट्रूमैन डॉक्ट्राइन दिया था कंटेनमेंट का, जस्ट आफ्टर जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। मार्शल प्लान क्या था? इकोनॉमिक रिकवरी यूरोप का
था, जिसमें कि ह्यूज डोनेशन जो है वो दे करके जो रैवेज हो गया था वर्ल्ड वॉर से, जो टूट गया था वेस्टर्न यूरोप, उसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया था। मार्शल प्लान, वर्ल्ड बैंक भी उसके लिए बनाया गया था। तो आप इसको मैच कर लीजिएगा। वैसे देखिए ए का जो है 3, तो सॉरी ए का जो है 2, तो ए के 2 से ही आपको एक ही से मिल जाता है, इसलिए ये वेरी इजी क्वेश्चन है। Who among the following Russian writer was a Soviet dissident awarded Nobel Prize in Literature? अब ये सब तो जानना इतना आसान नहीं है, लेकिन यदि आप इस जेंटलमैन को जानते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ये एक तरह के बहुत सारे ऐसे डिसिडेंट थे रसियन जो उसके कम्युनिस्ट सिस्टम के नहीं समर्थक थे, तो ऑफ कोर्स नोबेल प्राइज वैसे लोगों को पसंद करता था, आपको पता है, क्योंकि एक आइडियोलॉजिकल वॉर भी था। नोबेल प्राइज लिबरल वर्ल्ड का एक प्राइज था, तो वो चुन चुन करके उन रसियन को प्राइज देते थे जो कि उसके सिस्टम के अगेंस्ट में बोलता था, और रसिया और इससे चिढ़ता था, ये यूएसएसआर। तो उसमें से एक जो है ये जेंटलमैन। मेंबर कंट्रीज ऑफ ब्रिक्स, अब इससे आसान क्या हो सकता है, लड्डू टाइप का क्वेश्चन। आपको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तो बस यहाँ पे ये भी ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बिल्कुल स्टार क्वेश्चन है, ये कई जगह आपको हेल्प करेगा। किसने क्वाइन किया ग्लोबल विलेज? तो ये जो क्वाइन करने वाले थे ये मार्शल मैकलुहन थे। मैकलुहन के बारे में आप काफी चीजें पढ़ सकते हैं आप, शायद ये साइकोलॉजिस्ट थे मेरे अनुसार से मैकलुहन जो है। तो ये देख लीजिएगा। टाइम स्पेस कन्वर्जेंस जो है इन्होंने क्वाइन किया था। रन अवे वर्ल्ड जो है बहुत फेमस बुक जो है सोशियोलॉजिस्ट एंथनी गिडन्स की है, इन्होंने भी एलएससी से पढ़ाई की है, जिन्होंने की स्ट्रक्चरिज्म पे काफी कुछ लिखा है। वही स्ट्रक्चर जो भी हमने स्ट्रक्चर वर्सेस एक्टर मैंने कहा था। टाइम स्पेस कंप्रेशन जो है डेविड हार्वे ने दिया, आप इसको मैच कर लीजिएगा। इसमें एंथोनी गिडन्स जो कहते हैं रन अवे वर्ल्ड बुक में, ग्लोबलाइजेशन रिस्क एंड आइडेंटिटी पे उन्होंने चर्चा की है कि कैसे अभी का ग्लोबलाइजेशन जो है एक हमारे आइडेंटिटी को ही वो बदल रहा है, हम हैं कौन। क्योंकि ये जो नॉर्मल जो हमारा रिलीजियन से जो हम जुड़े हुए थे, जो सोशल जो हमारे नॉर्म थे, वो सब टॉपसी टर्वी हो रहे हैं, मतलब क्योंकि हम ग्लोबल सिटीजन अपनी को फील कर रहे हैं। अब इंडिया के लोग जो हैं जाके यूएस में रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, वो उनकी सोशल बियरिंग क्या है, उनका सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, सोर्स ऑफ मोरलिटी क्या है, ये सब जो है टूट फूट हो रही है, और वो एक तरह का रिस्क भी पैदा कर रहा है, सोशल रिस्क। इस पे वो सोशोलॉजिस्ट गिदन काम करते हैं, रनअवे वर्ल्ड में, वेरी फेमस बुक, इसलिए आपको इसको याद रखना चाहिए। ये भी कि उसमें वो कहते क्या है। यहाँ पे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन खोजना है जो कि इंटरनेशनल कैंपेन में लगा हुआ है। अब इसमें यहाँ आप ग्रीन पीस को आप जरूर याद रखिए। ग्रीन पीस जो है एक इंडिपेंडेंट ग्लोबल कैंपेनिंग नेटवर्क है, जनरली फॉर इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, नेटवर्क ऑफ 26 इंडिपेंडेंट नेशनल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ओवर 55 कंट्रीज का हेडक्वार्टर एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। इसका हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है। ये बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन है क्वेश्चन के लिए। नेम द डिप्लोमेट हु वाज इंडियाज एम्बेसडर टू चाइना, जब चाइना बना था 1941 1 अक्टूबर को, तो कौन था वहां पे इंडिया का डिप्लोमेट। अब ये सब क्वेश्चन तो आर्बिट क्वेश्चन है कि हम पनी करते, दैट्स ऑल। हु अमंग द फॉलोइंग हैज डिफाइंड नेशनलिज्म एज प्राइमरली ए पॉलिटिकल प्रिंसिपल व्हिच होल्ड्स दैट द पॉलिटिकल एंड द नेशनल यूनिट शुड बी कॉन्ग्रुएंट। ये है पॉलिटिकल यूनिट, ये है नेशनल या कल्चरल यूनिट, ये दोनों एक हो जाए तो नेशन स्टेट बन जाए। ये नेशन है, ये कहा था अर्नेस्ट गेलनर ने। अब यहाँ पे तीनों का बुक देख लीजिए। अर्नेस्ट गेलनर ने 83 में बुक लिखा नेशन एंड नेशनलिज्म, जिसमें उन्होंने ये सब थॉट दिया था। उसी साल में बेनेडिक्ट एंडरसन ने लिखा इमेजिन कम्युनिटी। इनके अनुसार से नेशन जो है एक इमेजिन कम्युनिटी है, जो इमेजिन करती है, इमेजिनरी, कि हम एक जैसे हैं, एक जैसे खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, सोचते हैं, वर्ल्ड व्यू है, जीवन जीते हैं, एक जैसा हमारा इतिहास रहा, आगे हम एक साथ बढ़ेंगे। पार्था चटर्जी ने, जैसा मैंने आपको बताया, नेशन एंड इट्स फ्रैगमेंट्स, उसमें उन्होंने नेशनलिज्म को डेरिवेटिव डिस्कोर्स कहा है, कंट्री लाइक इंडिया एंड मेनी अदर कंट्री इन पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड, जहां नेशनलिज्म जो है वो मेन डिस्कोर्स नहीं रहा है। तो अर्नेस्ट गेलनर, टू स्टेटमेंट 68, द फ्रेज फोर्डिज्म टू टायोटिज्म, टायोटा से आया है टायोटिज्म, जो जापानीज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन है, और फोर्डिज्म जो है फोर्ड, हेनरी फोर्ड से आया है। डिनोट द ऑर्गेनाइजेशनल चेंज इन कैपिटलिज्म इन द लेट 20th सेंचुरी। ये तो ठीक है, दोनों अलग अलग धुर से आते हैं, एक अमेरिका एक जापानीज, अलग अलग वे में वो ऑर्गेनाइज करते हैं, इसलिए स्टेटमेंट 2 बिल्कुल गलत हो जाता है, जो कहता है कि फोर्डिज्म एंड Toyotism represent same principle of organizing industrial production. No, they don't represent same principle. आपको पता है कि जापानी जो principle है organizing industrial production is very different from the assembly line production of Ford. तो इसलिए ये false है। तो 1 true, B statement 2 false, C option आप देख लीजिएगा, C या 3।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेवलपमेंटल एजेंसी नॉट एसोसिएटेड विथ यूनाइटेड नेशन? बहुत आसान है क्योंकि वर्ल्ड फूड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एफएओ, ये सब सब यूएन का है। ऑक्सफैम नहीं है, आप इसको कॉमन सेंस से भी काट सकते हैं। ऑक्सफैम इज ए ब्रिटिश फाउंडेड कन्फेडरेशन ऑफ 21 इंडिपेंडेंट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन फोकसिंग ऑन एलिवेशन ऑफ ग्लोबल पॉवर्टी। इसके बारे में जानिए, जैसे कि ग्रीन पीस है, ह्यूमन राइट्स के जो ऑर्गेनाइजेशन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ह्यूमन राइट वॉच है, ऑक्सफैम, ये सब पूछे जाते हैं तो आपको जानना चाहिए। व्हाट इज बायोग्राफिकल रिसर्च? बायोग्राफिकल रिसर्च देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए गांधी जी के जीवन को हम इस तरह से स्टडी करें कि उस समय में कैसा सोशल स्ट्रक्चर था, हिस्ट्री का क्या बहाव था, क्या क्या इवेंट हुए और उसमें कैसे गांधी जी की थॉट डेवलप हुई, और उससे हम समझने की कोशिश करें किसी फिनोमेना को, तो ये बायोग्राफिकल रिसर्च है, जिसको यहाँ लिखा गया है डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन इनटू लाइफ एंड टाइम्स ऑफ ए पर्सन। मतलब उस आदमी के लाइफ को हम केवल इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि उस आदमी के बारे में जान सके, उस समय के बारे में और उस समय की जो सोशल संरचना थी और जो बहाव था और क्या हो रहा है, इन सब को समझने के लिए हम यदि करते हैं बायोग्राफी के थ्रू, तो बायोग्राफिकल रिसर्च है। गुड क्वेश्चन, स्टार क्वेश्चन, इसमें बहुत स्टार क्वेश्चन है इस पेपर में। फेमिनिस्ट रिसर्च मेथड, ये कॉमन सेंस क्वेश्चन, यदि आप चारों को पढ़ेंगे ना तो आप यहीं अटकेंगे कि challenges द कन्वेंशनल रिसर्च मेथड डोमिनेटेड बाय पैट्रियार्कल एजम्पशन। ये इतना आसान है कि आप बाकी को आप पढ़ लीजिएगा तो आप इसको काट देंगे, इसलिए क्रिटिकल थ्योरी कहलाती है। अरेंज द फॉलोइंग थिंकर क्रोनोलॉजिकली, मतलब बर्थ पे, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। देका जो है, रेने देका, रेने देका मुझे लगता है फ्रेंच है। रेने देका एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे। हमने जो ये कार्टिजन जो देखते हैं ना, ये देका का ही दिया हुआ है, एक्स और वाई एक्सिस जो है, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और बहुत सारे मैथमेटिकल प्रिंसिपल देखा का दिया हुआ है। इसके अलावा वो मैथमेटिशियन ही नहीं, वो फिलोसफर थे, ग्रेट फिलोसफर। उन्होंने ही ये दिया था लैटिन में कोगिटो इर्गो सम, जो मुझे भी बहुत पसंद है। ये कोगिटो इर्गो सम ये कहता है बेसिकली इंग्लिश में कि आई थिंक देयर फॉर आई एम, मतलब हमारा जो कॉन्सियसनेस है, जो हम थिंक करते हैं, वही हमारा वजूद है। ये तो एक तरह का आइडियलिज्म कह लीजिए। तो रेने देका जो है ये सबसे पहले आते हैं, तो सी से आप स्टार्ट कर लीजिए, तो इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। उसके बाद आप देखिए अगस्त कॉम्टे, जो कि पॉजिटिविज्म के फादर माने जाते हैं, सोशियोलॉजी के भी फादर माने जाते हैं, वो तो इन सबसे पहले आएंगे। कार्ल मार्क्स, दरखन तो बहुत बाद के हैं, तो ए ले लीजिए, तो ए दोनों में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब उसके बाद कार्ल मार्क्स आएंगे और फिर दरखाइम आएंगे, तो बी पहले आएगा। तो आसान है इसको अरेंज करना। कार्ल पॉपर, इतना ज्यादा मैंने आपको उनके बारे में बताया, तो कार्ल पॉपर ने दिया है थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन। अब ये लड्डू क्वेश्चन बन गया आपके लिए भी और सबके लिए। रिसर्च मेथड अंडर पॉजिटिविज्म इज इनडिफरेंट टू कॉमन सेंस क्वेश्चन। पॉजिटिविज्म क्या है? वही जो इंपेरिसिज्म है, मतलब कि जो भी हम फैक्ट, ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस से गैदर करते हैं, वही नॉलेज का सोर्स है, इंपेरिसिज्म। तो पॉजिटिविज्म जो है वो, उसको मेटाफिजिकल से क्या मतलब होगा? मेटाफिजिकल जस्ट अपोजिट टू पॉजिटिविज्म है। मेटाफिजिकल मतलब होता है जो हमारे आंख से दिखती नहीं है, जो वर्ल्ड ऑफ बीइंग है, जो वर्ल्ड ऑफ आइडिया है, जो इंटेलिजिबल वर्ल्ड है, अदर वर्ल्ड है, जो प्लेटो बोलते हैं, मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट थॉट रिफ्लेक्शन से आपको दिखती है, ऐसे नहीं दिखती है। तो इसको, इससे कोई मतलब नहीं है। एग्नोस्टिक मतलब इनडिफरेंट, मतलब एग्नोस्टिक, एक वर्ड जान लीजिए, एग्नोस्टिक, और एग्नोस्टिक है ये मेटाफिजिकल इंट्रो। बाकी इसमें इंपेरिकल प्योरिटी होनी चाहिए, साइंटिफिक इंक्वायरी होनी चाहिए, अप्लाइंग टू मेथड ऑफ नेचुरल साइंस है, ये सब सब जो है लॉजिकल पॉजिटिविज्म या इंपेरिसिज्म का पार्ट है। इथनोग्राफी क्या होता है? ये अगेन एक वोकेबलरी का वर्ड है। इथनोग्राफी मतलब इथनिक ग्रुप, मतलब एक पर्टिकुलर पीपल को जब आप ऑब्जर्व करते हैं, उससे थ्योरी बिल्ड करते हैं, जो एंथ्रोपोलॉजी में की जाती है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी में तो इथनोग्राफी होती है। तो ये है पर्टिकुलर स्टडी ऑफ पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ डेटा कलेक्शन। अब इस पर मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं। ये कहते हैं कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग इसका फंक्शन नहीं है। अब मैं केवल ये कह रहा हूं कि आप इसको और पढ़ लीजिए। मुझे भी और पढ़ना चाहिए, यदि मैं इस पर रिसर्च करूं तो मैं आपको और ज्यादा बता सकता हूं, लेकिन पढ़ लीजिए। व्हाट इज पायलट सर्वे? ठीक है, पायलट सर्वे बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। पायलट सर्वे मतलब होता है कि आप एक टेस्ट सर्वे करते हैं, जस्ट मतलब कि थोड़ा सा आपने जान लिया कोई एक छोटे से सैंपल में, फिर उसके बाद उसको, उसका जो नतीजा आता है उसके बेसिस पर आप मेन रिसर्च करते हैं। सो इट इज ए काइंड ऑफ सीकिंग इनफॉर्मल एक्सप्लोरेटरी इन्वेस्टिगेशन है पायलट पायलट सर्वे जो है। टेस्ट पायलट कर लीजिए, पायलट सर्वे, पायलट प्रोजेक्ट। हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट को पायलट प्रोजेक्ट कह सकते हैं।
जैसे मान लीजिए कि अभी 5G का सपोज एक गांव में जो है 5G इंप्लीमेंट किया गया, टावर लगाया गया, तो वो पायलट एयरटेल ने मान लीजिए किया, तो वो पायलट प्रोजेक्ट है। वहां पे क्या क्या उसके फैसिलिटी कैसे लोग यूज कर रहे हैं, उसके बेसिस पे पूरे इंडिया में वो उस प्रोजेक्ट को लॉन्च करता है। सो इट इज ए इनफॉर्मल एक्सप्लोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। गुड, स्टार क्वेश्चन। सॉरी, ये दूसरी बार आ गया, पायलट सर्वे, पायलट प्रोजेक्ट एंड ऑल। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन। अगेन कॉमन सेंस क्वेश्चन। क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च आपको पता है, जो फैक्ट डेटा ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च है, स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स यूज किया जाता है। क्वालिटेटिव में जो है वो नॉन मैथमेटिकल, मोस्टली वैल्यू बेस्ड, और जिसको आप डिडक्टिव कह सकते हैं, स्टेटमेंट, लिंग्विस्टिक और लॉजिक पे जो चलते हैं, वो क्वालिटेटिव रिसर्च है। तो यहाँ पे ये नहीं हो सकता टू प्रपोज ए थ्योरेटिकल जजमेंट टू द रिसर्च प्रॉब्लम। इस टाइप का इतना रिगरस जो वो क्वालिटेटिव में हो जाएगा। बाकी इनेबल इन्वेस्टिगेशन एंड एंटिसिपेट पोटेंशियल प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड द बाउंड्रीज, ब्ला ब्ला, ये सब इसमें होगा। तो कॉमन सेंस क्वेश्चन है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म अनुसंधान? अब देखिए, अनुसंधान हिंदी में संस्कृत में तत्सम वर्ड है। अनुसंधान का मतलब खोज होता है, रिसर्च होता है, लेकिन उसका एक मायने जो है फॉलोइंग एन एम भी होता है। जब आप किसी लक्ष्य का पीछा करते हैं तो अनुसंधान है। ठीक है, एक बार जान लीजिए। आरबी टाइप ऑफ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट रिटन बाय बी आर अम्बेडकर? इसमें आप कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने ये बुक नहीं लिखा है, बाकी इन्होंने सब लिखा है, ये तीनों लिखा है, तो ठीक है, डिफिकल्ट हो सकता है। So it will be A, B, C. Are not written, तो D, D only. मैच यहाँ पे आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये फिर से थॉमस कुन का ये बुक आ रहा है, जो मैंने अभी आपको बताया था दूसरी बार, एक ही क्वेश्चन में दो बार। तो थॉमस कुन का सी का 4, तो सी का 4, और क्या मजा है कि आपको इसी से ही क्वेश्चन ही क्रैक हो जाता है, बाकी को आप मैच कर लीजिएगा। आसान क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं ज्यादा पता कि ये फिल्म किसने बनाया। अब ये फिल्म है हिस्टोरिकल, जो कि ये डायरेक्टर्स हैं, बस मैंने ये ग्रीन कर दिया, आप मैच कर लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन पे क्या डिस्कस किया जाए। सेकंड, ये तो क्वेश्चन पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1976 इंट्रोड्यूस 3 वर्ड। तो वो 3 वर्ड क्या थे, मैंने आपको बताया है, ये थे सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। इन इनको कह रहा है कि अरेंज कीजिए, पहले कौन आए, पहले कौन आए। यहाँ पे देखिए, गुलजारी लाल नंदा को याद कीजिए, एक गांधीयन थे जो 3 बार छोटे छोटे समय के लिए प्रधानमंत्री बने थे। जब नेहरू जी का डेथ हुआ तो प्रधानमंत्री बने, फिर शास्त्री जी का डेथ हुआ तो फिर बने। इस टाइप के छोटे छोटे पल के लिए कुछ दिनों के प्रधानमंत्री बनते थे, क्योंकि बड़े ही सभ्य आदमी थे, तो उनसे किसी को खतरा नहीं होता होगा, इसलिए उनको बना दिया जाता होगा। तो सबसे पहले गुलजारी लाल नंदा बने, तो सी तो 3 में है, तो ये खत्म कर लीजिए। उसके बाद जो है इंदिरा गांधी बनी, तो सी के बाद बी, तो ये सी का बी, तो इसको खत्म कर लीजिए। उसके बाद जो है मोरारजी देसाई बने, तो डी, तो ठीक है। और बाद में चरण सिंह, ये सब जानते हैं कि देसाई जी बने थे 1979 में, चरण सिंह उसके बाद बने, और इंदिरा गांधी 1966 में ही बन गई थी, तो नंदा जी सबसे पहले। ये तो इतना आसान है कि आप सबको जानते हैं। इसमें फ्रांसिस फुकुआमा ने लिखा है एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड लास्ट मैन। और मैंने अभी तक शायद कोई पेपर देखा ही नहीं है एमसीक्यू का 100 क्वेश्चन वाला, जिसमें कि फ्रांसिस फुकुआमा का एंड ऑफ द हिस्ट्री ना हो या क्लास ऑफ सिविलाइजेशन हटिंगटन का नहीं हो। तो मेरे स्टूडेंट, प्लीज इन दोनों बुक को कभी भूलिएगा मत। फिर से मैं बोल रहा हूँ, सैमुअल हटिंगटन का क्लास ऑफ सिविलाइजेशन एंड फ्रांसिस फुकुआमा का एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड लास्ट मैन। बेसिकली एंड ऑफ द हिस्ट्री लास्ट मैन में फ्रांसिस फुकुआमा क्या कहते हैं 1980s के लास्ट में, 1989 में, कि जब एक बार यूएसएसआर ढह गया, कम्युनिज्म खत्म हो गया, तो उन्होंने बोला अब ये ना आइडियोलॉजिकल एंड ऑफ द हिस्ट्री है। मतलब ह्यूमन सोशल अरेंजमेंट ने अपना जेनिथ या पिनेकल या पीक को पा लिया है, और वो क्या है, वो है लिबरलिज्म, लिबरल डेमोक्रेसी एंड लिबरल सोसाइटी और फ्री मार्केट इकोनॉमी। यही जो है मतलब है, इसके बाद अब कुछ आइडियोलॉजिकल क्वेस्ट नहीं है, एंड ऑफ द हिस्ट्री है। डेनियल बेल ने इसी तरह की बात जो है की थी 1960s में, एंड ऑफ द आइडियोलॉजी। कार्ल मैनहीम ने लिखा है आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, एंड थॉमस फ्रिडमैन ने ग्लोबलाइजेशन पे लिखा है द वर्ल्ड इज फ्लैट।
थॉमस फ्रेडमैन का कहना है वर्ल्ड इज फ्लैट में ये इन्फोसिस में विजिट करने के बाद इनको ये ऐसा महसूस हुआ कि ग्लोबलाइजेशन ने वर्ल्ड को लेवल आउट कर दिया है। मतलब कि कोई अफ्रीका में भी एक बच्चा बैठा हुआ है तो वो इंटरनेट के थ्रू जो है वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है, वो वैल्यू एडिशन कर सकता है, वो यूट्यूब वीडियो बना के कर सकता है जो कोई अमेरिका में कर सकता है। तो ये एक लेवल फील्ड देता है इंडिविजुअल को, फर्म को, पूरे वर्ल्ड वाइड की अपने इनोवेशन को पूरी दुनिया में जो है वो शेयर करके वो वैल्यू एडिशन करके वेल्थ जनरेट कर सके। इसको उन्होंने वर्ल्ड इज फ्लैट कहा। अब आप मैच कर लीजिएगा। एग्जामिन द फॉलोइंग एजर्सन रिलेटेड टू गांधी जी बुक हिंद स्वराज। अब हिंद स्वराज के अंदर इतना डीप यदि क्वेश्चन होगा तो डिफिकल्ट हो जाएगा। ये कहता है कि इसमें ये नहीं था अपोजिशन टू अनटचेबिलिटी, अपोजिशन टू अनटचेबिलिटी एंड कास्ट इनइक्वलिटी पर उन्होंने नहीं लिखा था। सही होगा, मैं इतने दूर तक मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन ऑफ कोर्स उन्होंने इसमें जो है वेस्टर्न टेक्नोलॉजी और वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बुराई की थी, स्वदेशी की पक्ष लिया था उन्होंने और हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात की थी। तो इसीलिए यदि ऑल ऑफ द एबव में आप कंफ्यूज कर सकते हैं और ए बी डी यही दो में आप जो है कंफ्यूज कर सकते हैं। ये भी मैच बहुत आसान है क्योंकि सावरकर जी ने लिखा था हिंदुत्वा हु इज हिंदू, तो बी का टू, तो टू बी का टू से ये और ये, तो ये दो को खत्म कर लीजिए। और आपको पता है दीनदयाल उपाध्याय ने इंटीग्रल ह्यूमनिज्म दिया है, डी का वन, तो डी का वन और बी का टू, तो इससे आपका बात बन जाता है। बाकी आप देख सकते हैं स्वामी श्रद्धानंद जो है वो आर्य समाजी थे जिन्होंने बुक लिखा था इंडियनाइजेशन व्हाट वाई एंड हाउ, एंड गोलवलकर जो आरएसएस के वन ऑफ द मेन संस्थापक जैसे थे हेडगेवार के बाद, वो उन्होंने लिखा था वी और आवर नेशनहुड डिफाइंड। From the following statement, select the closely associated statement with the post-colonial study. तो पोस्ट कॉलोनियल स्टडी जो है आपको पता है वो है जबकि जो पोस्ट कॉलोनीज बने कॉलोनाइजेशन डीकॉलोनाइजेशन के बाद जो नेशन, उनकी जो सोशल स्ट्रक्चर, गवर्नेंस, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग और उनकी जो समस्या, नियो कॉलोनिज्म, इन सब पे जो लिखते हैं, तो ये सब है इसमें, सभी कुछ आप पढ़ लीजिएगा। तो इसका ऑल ऑफ द स्टेटमेंट इसमें ये यहाँ आप कंफ्यूज कर सकते हैं कि यूएनओ, सार्क, इन सब, लेकिन चूंकि सार्क जो है वो पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड का है, यूएनओ भी एक तरह से पोस्ट कॉलोनियल है कि कैसे जो है इन नए न्यूली स्टेट को यूएनओ में शामिल किया गया, वेस्टफेलियन स्टेट सिस्टम में शामिल किया गया, तो ठीक है वो भी उसका पार्ट बन जाता है। ये मैच तो इतना आसान है कि मार्क्स, आप कौन कह सकता है, प्रोलेटेरिएट रिवॉल्यूशन, मैक्स वेबर ने जो है 3 टाइप का अथॉरिटी दिया, करिस्मेटिक, ट्रेडिशनल एंड रैशनल लीगल। रैशनल लीगल अथॉरिटी जो है वही जो है मॉडर्निज्म को डिफाइन करती है। दरखाइम ने एनोमी का कॉन्सेप्ट दिया। एनोमी जो है एक तरह का नॉर्म लेसनेस, वैल्यू लेसनेस, एक टूटन वाली एक फीलिंग है, जो एटोमिस्टिक व्यक्तित्व, एक आदमी जो इंडस्ट्रियल समाज में किसी नॉर्म, किसी वैल्यू से बंधा हुआ नहीं है, वो अजीब टाइप का लोनली आइसोलेटेड लाइफ लीड करता है, उसको एनोमी उन्होंने कहा था। रॉल ने जो है वेल ऑफ इग्नोरेंस का एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन अपनाया था जिसमें कि लोगों को पता नहीं होता कि उसका सोशल स्टेटस बैकग्राउंड क्या है, जिससे कि वो जस्टिस एज फेयरनेस के रूल बना सकें। तो सभी कुछ इसमें आपको पता है, आप मैच कर लीजिएगा। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी गुड क्वेश्चन, नॉट इजी ओनली बट बहुत अच्छे। इसलिए मुझे ये पेपर करने में मजा आया क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि पीजी एंट्रेंस टेस्ट, यूजीसी नेट और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत फायदा होगा। यदि अभी तक आप इसमें बने हुए हैं मेरे साथ तो आपको बधाई, क्योंकि ये लॉन्ग है, मैं भी थकने लगा हूं। लेकिन यदि आप नहीं थके और आपको इससे वैल्यू एडिशन हो रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको काफी सफलता मिलेगी। सो थैंक्स स्टूडेंट फॉर वाचिंग। और यहाँ पे जो है पीजी एंट्रेंस टेस्ट की अभी जो मैंने नया गाइड निकाला है, इसको मैंने आईआर गाइड नाम दिया है। ये जरूर आप डाउनलोड कर लीजिए, नॉमिनल कॉस्ट पे अवेलेबल है। ये अपडेटेड वर्जन है इस गाइड की, अपडेटेड वर्जन, और इसमें मैंने कई ऐसे चीजें दिया है पर्टिकुलरली आईआर फोकस करते हुए, जो आपको रिसर्च के लिए, यूजीसी नेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी और पीजी एंट्रेंस टेस्ट के लिए तो एक बाइबल जैसा आपको लगेगा। और इस तरह से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। बहुत जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। बाय।